Hi everyone, thanks a lot for joining. My name is Kulsan Shubham and I'd like to welcome all of you to meetup number 22 of weekly D365 BC NAV India Meetup in Hindi. And आज का topic है overview of service management in Business Central and NAV. And this is the part one because we'll be covering this in multiple parts. तो आज पहला part है and most probably एक या दो sessions और होंगे इसमें because we have a lot to cover. And today the speaker is Mukesh Shukla. He's working as a functional consultant with IBM India. So yes, Mukesh, over to you. Thank you, Gulshan, for the information. Thank you for team for joining. So आज का जो सेशन है वो सबसे इंटरेस्टिंग सेशन है फॉर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में. सो सबसे पहले आज हम जो देखने वाले हैं सर्विस मॉड्यूल का ओवरव्यू में. तो हम आज जो हमारा एजेंडा है, सबसे पहले हम वो एजेंडा देख लेते हैं कि क्या क्या हम कवर करने वाले हैं इस सेशन पे. सो आप देख रहे होंगे कि मैं सबसे पहले आज यहाँ पे देखूंगा कि क्या है सर्विस का मीनिंग, क्या है, कैसे सर्विस मैनेजमेंट की जाती है यहाँ पे सिस्टम पे, क्या सर्विस आइटम को कैसे क्रिएट करते हैं, उसको सेल्स ऑर्डर के थ्रू कैसे सर्विस आइटम क्रिएट होगा. साथ में हम बाकी का जो प्रोसेस है, जैसा आप सेल्स पे देखा होगा कि आपने सेल्स का जो साइकिल होता है, कैसे कोड बनता है, कोड से ऑर्डर कन्वर्ट होता है, वैसा ही सर्विस में ही है. कैसे कोड क्रिएट होगी सर्विस की, कैसे ऑर्डर क्रिएट होगा कोड से. देन इस पे एक फंक्शनलिटी है डिस्पैच बोर्ड का, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो मैं आज यहाँ पे अच्छे एक्सप्लेन करूंगा साथ के साथ. और इस पे कुछ बेसिक सेटअप्स हैं जो नॉर्मल जो हमें एक सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए जो रिक्वायर होते हैं वो आज हम यहाँ पे देखेंगे. साथ में हम अपने डिस्पैच बोर्ड की जो फंक्शनलिटीज हैं, कैसे हमारा रिसोर्स एलोट होगा या आइटम्स होंगे, वो हम यहाँ देखेंगे. फाइनली हम अपने इस सर्विस ऑर्डर को कंज्यूम कैसे करेंगे और कैसे सर्विस ऑर्डर को शिप करते हैं, फाइनली उसकी बिलिंग कैसे होगी, वो सब आज हम आज के सेशन पे देखेंगे. सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आगे के उस पर चलता हूँ और उस पर देखते हैं हम कि लास्ट सेशन पे हमारा एक वो था कि हम कैसे इसको एक स्ट्रक्चर कर सकते हैं. तो जैसे आपने देखा होगा कि सेल्स ऑर्डर पे भी हमारा होता है. सेल्स ऑर्डर पे हम हमारी जो साइकिल होती है उसको क्या बोलते हैं, हम सेल्स ऑर्डर कोड करते हैं, सेल्स कोड बनाते हैं, सेल्स कोड से सेल्स ऑर्डर बनाते हैं, ऑर्डर से फिर हम इनवाइसिंग करते हैं, फिर क्रेडिट मेमो बनाते हैं. सेम एज इट इज सर्विस ऑर्डर जो है उस पर भी सेम ही है, बट इस पे ये फंक्शनलिटी जो ऐड हुई डिस्पैच बोर्ड का, तो वो भी है यहाँ पे. तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले क्रिएट करेंगे कोड्स को, फिर उसके बाद सर्विस ऑर्डर बनेगा, फिर उसमें डिस्पैच बोर्ड अपना वर्क करेगा, वो करम जो भी उनके वर्क है वो दिखाएगा, देन इनवाइस होगी, फिर क्रेडिट मेमो होगा. सो फाइनली मैं अपने सिस्टम पे चलता हूँ और आपको यहाँ पे ले जाकर एक एक थिंग को एक्सप्लेन करूंगा और उसके साथ इम्पैक्ट जो होंगे वो भी यहाँ पे डिफाइन करूंगा. सो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे सिस्टम पे एक ये डैशबोर्ड बना हुआ है, जो डैशबोर्ड बिजनेस सेंट्रल और एनएबी ने बाय डिफॉल्ट बना कर रखा है. जैसे कि आपने देखा होगा अकाउंटिंग के लिए सेल्स मैनेजर, अकाउंटिंग मैनेजर, परचेज मैनेजर, वैसा ही एक यहाँ पे डैशबोर्ड पूरा का पूरा मेंटेन है, जिसको यहाँ पर हम बोलते हैं रोल सेंटर. वो आप देखोगे ये रोल सेंटर सर्विस मैनेजर का क्रिएटेड है और यहाँ पर दिखता है. उस पर आपकी कुछ नेसेसरी फील्ड्स दिखती हैं, जैसे कि क्या सर्विस ऑर्डर्स हैं, कितने सर्विस ऑर्डर टुडे हमारे क्रिएटेड हुए हैं, कितने हमारे इन प्रोसेस पे हैं, क्या मतलब मल्टीपल थिंग्स यहाँ पे डिफाइंड है. और देख पा रहे होंगे कि सर्विस ऑर्डर फिनिश्ड कितने हुए हैं, ऑर्डर इनएक्टिव हैं या कोड्स कितनी है, मल्टीपल थिंग्स हैं यहाँ पे. ठीक है. और इस पे कुछ और भी है रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, आप इसको पावर बीआई के साथ भी लिंक करके इसका डैशबोर्ड बनाकर देख सकते हैं. तो ये इन मिड फंक्शनलिटीज में है. देन अब जैसे मैंने एजेंडा पे बताया कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सर्विस है क्या. ठीक है ना. तो अब कॉमन सिनेरियोज में ऐसा होता है कि सर्विस का मीनिंग हम एक छोटी सी डेफिनेशन के साथ समझते हैं कि जैसे भी हमारे एक बिजनेस पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो कस्टमर होता है. ठीक है. तो अगर हम अपने कस्टमर को एक गुड्स सेल करते हैं, एक मशीनरी सेल्स करते हैं या उसके यहाँ असेंबल करके आते हैं, उसके बाद हमारे रिपेयर के लिए अगर कस्टमर ने हमें एक क्वेरी रेज करता है, वह ब्रेक डाउन होती है मशीनरी, तो जो हम उसके लिए जो अपनी एक्टिवनेस है और हमारे कस्टमर के साथ जो हमारा एक रिलेशन बिल्ड है कि हम उसको कैसे उसको सॉल्व करेंगे या उसको हम कैसे उसके जो क्वेरीज हैं उसको हैंडल करेंगे, उसको हम सर्विस कहते हैं. एक और एग्जांपल पे ऐसे मैं समझाता हूँ कि जैसे मैंने एक कंपनी को अपना बॉयलर सेल्स किया है. ठीक है. अब बॉयलर एक बड़ी मशीनरी है, उसको हमने सेल्स कर दिया. अब बॉयलर सेल्स होने के बाद होता क्या है कि हमारे सेल्स के बाद उसमें कुछ ब्रेकडाउन आ गया किसी बॉयलर मशीन पे, उसने
रिक्वेस्ट की कि कंपनी को कि आप चेक करो आपने जो ये हमारा इस पे ब्रेकडाउन हुआ है, तो हमारा एक पर्सन है जो सर्विस टीम का, जो एक सर्विस जो कोड क्रिएट कर रहा है, वो पर्सन ने उसको नोट डाउन किया उसके प्रॉब्लम्स को और एक कोड क्रिएट की और कस्टमर के साथ शेयर किया। कस्टमर ने उसको अप्रूव किया। फाइनली हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर अपना वर्क जो भी है स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हम उस बॉयलर के लिए हमने जो अपनी जो प्रोएक्टिवनेस दिखाई कि हम उसको लेके आए और उसके बाद हम उसने फाइनली उस पर प्रॉपरली उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, यही जो वर्क है हमारे सर्विस के अंडर में। बिजनेस, ये जो फंक्शनैलिटी है, बिजनेस सेंट्रल और नैब ने एक टूल सेट बनाकर दे रखा है बिजनेस सेंट्रल पे सर्विस मैनेजमेंट का, कि कैसे उसको सेटअप करेंगे। वैसे देखा जाए तो जो फैक्ट है उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि सेल्स जो सर्विस है हमारी, उसको ट्रैक करना इतना इजी नहीं है जितना भी हम जैसे बाकी सेल्स कर देते हैं, परचेज कर लेते हैं, वैसा सर्विस इतना इजी नहीं। क्योंकि होता क्या है, आपको नंबर ऑफ काउंट्स ये नहीं पता चलता है कि कितना क्या प्रॉब्लम्स आई हुई होंगी, और उसके ऊपर आप अपने वर्क को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हो तो उस पर नंबर ऑफ टाइम पे पता चलता है कि आपने क्या क्या उस पर एनहेंस कर दिया, कुछ नई चीजें उस पर क्या ऐड हो गई, क्या करने के बाद उसको करेक्ट किया हमने। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज हैं, उसके लिए बिजनेस सेंटर ने यहाँ पे एक पूरा का पूरा टूल सेट प्रिपेयर करके रखा हुआ है। उसको हम यहाँ पे आज फंक्शनैलिटीज को रन करेंगे। क्योंकि अब बिजनेस सेंटर ये भी कहता है कि ये जो हमारा पूरा टूल सेट है वो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए भी हमने मेंटेन कर रखा है। साथ के साथ अगर ऑन फील्ड पे आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए भी आप सर्विस मॉड्यूल को यूज कर सकते हो। थर्ड कैटेगरीज में है कि अगर आपकी कोई ऑपरेशन जैसे सेल्स का, जैसे मैंने अभी बताया, उस ऑपरेशन के लिए भी आप इसको सर्विस मैनेजमेंट को यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब कॉमन सिनेरियो में आप ये भी समझो कि सर्विस मैनेज कैसे की जा सकती है। तो सर्विस मैनेज क्या होता है कि जब आपने कोई एक बड़ा प्रोडक्ट सेल्स किया है, ठीक है, सेल्स किया, तो उसके बीच में जो हमारा कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो उसका कोई इक्विपमेंट ही मेरा हो सकता है रिपेयर के लिए आ रहा है, या कि हमारा कोई एक पर्टिकुलर कोई मशीनरी का कोई एक ऐसा पार्ट ब्रेक हो गया है या ब्रेक डाउन में गया है या फेलियर जा रहा है, तो उसको करेक्ट करने के लिए आप अपने जो भी फंक्शनैलिटीज आप यहाँ पे जो सर्विस मैनेजमेंट जो हमने यहाँ पे एक सेटअप मेंटेन किया है, सेटअप पे उसको वो चेक करता है और उसके बाद ही उस पर वर्क करता है। अब हम एक और सिनेरियो पे ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मैं बहुत ही नॉर्मल वे पे ऐसे समझाना, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, कि जैसे कि आपने एक से मोबाइल फोन खरीदा है, ठीक है, मोबाइल फोन किसी कंपनी से जाकर खरीद लिया, और मोबाइल फोन खरीदने के बाद आपने देखा कि वो मोबाइल 1 साल की वारंटी पे है। आफ्टर आप आते हो घर पे और 2-3 महीने बाद उस कुछ गर्म हीटिंग का प्रॉब्लम या बैटरी का कुछ भी इशू आता है, आप सर्विस सेंटर जाते हो। एक सर्विस सेंटर का जो आपका रिसोर्स है वो आपका पूरा प्रॉब्लम नोट डाउन करता है और आपको उसको, अगर वो चेक करता है कि वो वारंटी गारंटी पे है, तो उसको वो करेक्ट करके आपको मोबाइल फोन दे देता है। तो इट मींस कि इसके साथ आपके कस्टमर के साथ आपका रिलेशन, उसके साथ आपका सेटिस्फेक्शन, कि कस्टमर के साथ कैसा सेटिस्फेक्शन चल रहा है मेरा, और मेरा बिजनेस कितना अच्छा इंप्रूव हो रहा है, और साथ के साथ आपको उससे रेवेन्यू भी मिल रही है। क्योंकि अगर वो अंडर वारंटी या गारंटी से बाहर है तो हो सकता है उसके चार्जेस भी अप्लाई होंगे और आपसे उसमें प्रॉफिट्स मिलेंगे। अब कुछ चीजें इसमें होती है सर्विस में ऐसा, कि कुछ चीजें जैसे कि हमने अब एक और, जैसे इसी में मैंने बताया अभी बॉयलर के मशीन पे एग्जांपल पे मैंने सेट किया था कि आपने कोई मशीनरी को ब्रेक डाउन हुआ, जब मेरा सर्विस मैनेजर ने उसको नोट डाउन किया सर्विस के कि ये इश्यूज हैं, तो आप सीधी सी बात है, आप चेक करोगे कि आपके पास जो आपकी रिसोर्सेज की, एम्प्लॉइज की लिस्ट है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ रिसोर्स आपके पास ज्यादा है, क्योंकि आपके पास सर्विस की जो कैटेगरीज हैं वो हाई है, ठीक है, आप ज्यादा लेवल का सर्विसेज दे रहे हो। तो आपको नोट डाउन करोगे, फिर आप चेक करोगे कि ये प्रॉब्लम के लिए हमारा कौन सा रिसोर्स स्किल्ड है, कौन सा उसके लिए एलोकेटेड मेरा फ्री रिसोर्स है जो इसको काम कर सकता है। तो वो जो सारा फंक्शनैलिटी है वो आज हम यहाँ के सेशन पे देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले, अब इसके बाद हम चलते हैं अपने सर्विस आइटम पे। तो अब देखा जाए तो क्योंकि आप मुकेश, एक जस्ट वन मोमेंट, जो मुकेश ने बोला उसको मैं बस इन ए नटशेल में ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि सर्विस मैनेजमेंट इज नथिंग बट आफ्टर सेल्स सर्विस, ठीक है, ये कीवर्ड आप याद रखना, आफ्टर सेल्स सर्विस। एंड इसमें कुछ ही की कंपोनेंट्स होते हैं। मैं एज ए यूजर, मुझे किसी भी चीज में प्रॉब्लम होती है तो मैं सबसे पहले एक, जैसे आपको लोग सपोर्ट में काम करते होंगे तो आप लोग के पास इंसिडेंट्स आते होंगे ना, टिकट्स आते होंगे, आप उस पर वर्क करते हो। लाइक सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, नैव में प्रॉब्लम है, बिजनेस सेंट्रल में इशू है, तो एक आपके पास टिकट आती है, आप उस पर काम करते हो। सिमिलर वे होता है, कोई मशीनरीज भी है तो वहां पे आपके पास कुछ चीजें आएंगी, देन यू विल स्टार्ट वर्किंग। तो फर्स्ट होता है एक बंदा जो उस रिक्वेस्ट को रेज करता है, जो यूजर है जिसके पास प्रॉब्लम आई है। Now I will register, this is the second element, कि I will register your problem as a service request or a service order as a service code, whatever it is, ठीक है। उसके बाद दूसरा बंदा होगा जो उस
वर्क को उस पर्टिकुलर स्किल्ड पर्सन को जो उस एरिया में है उसको असाइन करेगा, देन दैट पर्सन विल वर्क एंड सॉल्व द इशू, एंड देन बेस्ड ऑन वेदर आप एएमसी में हो या नहीं हो उसके बेसिस पे आपको इनवॉइसिंग होगी। तो ये एंड टू एंड इतने स्ट्रक्चर होते हैं, एंड जाहिर सा बात ये कंप्लीट साइकिल होता है। तो इन सब साइकिल को कंप्लीट होने के बाद फ्रॉम द पॉइंट अ प्रॉब्लम इज रेस्ड, उस पे काम हुआ, वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई, इसके बीच में बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या था, कैसे सॉल्व हुआ, रिपीटेटिव था क्या, कल को वापस से आता है तो डू वी हैव ए प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, डू वी हैव ए सॉल्यूशन जो हम यहाँ पे रख सकते हैं ऑलरेडी कहीं पे मेंशन करके। तो ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट पार्ट यहाँ पे है। ओके, आप मुकेश प्रोसीड। ठीक, थैंक यू। सो अब मैं यहाँ पे एक फंक्शनलिटी है, जैसे कि आप देख रहे होंगे आइटम, सर्विस आइटम और आइटम दिख रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पर क्योंकि अभी जैसे मैंने सर्विस बताया, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको डिफरेंट तरीके से जो सर्विस आइटम है वो क्रिएट करके दिखाता हूँ। उससे पहले हम ये समझते हैं कि सर्विस आइटम होता क्या है। तो सर्विस आइटम हमारा, जैसे भी मैंने बताया, बॉयलर हमारा मेन आइटम हो गया, उसका इक्विपमेंट अगर कुछ भी हमारा ब्रेकडाउन हुआ, वो जो आइटम हमारे बनेगा उसे हम सर्विस आइटम कहते हैं, वो एक नॉन इन्वेंट्रियल होता है, ठीक है। सो आज हम एक आइटम क्रिएट करते हैं सबसे पहले, और उसको दिखाते हैं कि कैसे वो सेल्स सर्विस आइटम पे जाकर वो क्रिएट होगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने अभी कुछ बताया कि जैसे मैंने सेल्स के बाद मेरा जो आइटम, क्योंकि वो मेन आइटम है, उससे लिंक आइटम हमें कुछ करना है, मेरी एक एसोसिएटेड एक और आइटम क्रिएट होगा, वो इससे ही फंक्शनलिटी से क्रिएट होगा। सो मैंने अभी क्या किया, मैंने एक आइटम ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, उसको या जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक आइटम क्रिएट किया है। यहाँ पे एक फंक्शनलिटी यहाँ पे होता है टाइप, आप देखोगे यहाँ पे एक इन्वेंट्री, सर्विस और नॉन इन्वेंट्री। इसका सिंपल सा मीनिंग मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इन्वेंट्री होता है जिसका आप फिजिकल इन्वेंट्री मेंटेन करते हो, ठीक है। सर्विस होता है जो लेबर चार्ज और जिसके आवर्स और इनके सबको आप मैनेज करते हो, बस उसकी इन्वेंट्री मैनेज नहीं करते, उसको सर्विस टाइप पे रखते हैं। नॉन इन्वेंट्रियल हो गया वो कि जिसका आप इन्वेंट्री फिजिकल कहीं पे भी अपडेट ही नहीं होता, फिजिकल्स कहीं पे भी नहीं रहता है, उसको हम नॉन इन्वेंट्रियल में रखते हैं। अब हम यहाँ पे एक फंक्शनलिटी आप देखोगे, मैंने एक आइटम यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, जैसे ये मेरा एक आइटम है और इस पे मैंने एक यहाँ पे देखेंगे सर्विस आइटम ग्रुप है। तो मैंने सर्विस आइटम ग्रुप यहाँ पे बना रखा है और इसमें एक फंक्शनलिटी आप देखोगे, ये चेक बॉक्स आप देख पा रहोगे, ये सर्विस आइटम ग्रुप है। कोड, डिस्क्रिप्शन, डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट डिस्काउंट, मैंने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिस्काउंट अगर देना है डिफॉल्ट मैंने दे रखा है। और यहाँ पे आप देखोगे क्रिएट सर्विस आइटम, ठीक है। ये बुलियन जिसपे भी ट्रू है, अगर मैं सेल्स ऑर्डर के थ्रू कोई भी आइटम को सेल्स करता हूं तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट उसके नेम का एक सर्विस आइटम क्रिएट कर देता है। आप बेस की फंक्शनलिटी पे भी देखोगे कि एक ही नेम के कई सर्विस आइटम क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये एक आइटम क्रिएट कर रखा है जिसका नेम है 1023। मैं इसके अगेंस्ट पे एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट करता हूं, ठीक है। न्यू, सिंपल जैसे आप अपना स्ट्रक्चर फिल करते हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये फिल किया, मैंने ये कस्टमर को ले लिया, करेक्ट। मैंने पोस्टिंग डेट टुडे, आज की यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने ये आइटम पिक किया है, यहाँ पे ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वांटिटी दी। अब इसका जैसे आप देख रहे हो ओवर्स पे मैंने इसको गया और यहाँ पे मैंने इसका एक कोई रेट फिक्स यहाँ पे यूनिट प्राइस डाल दिया, ठीक है। अब मैं इस आइटम को सेल्स करता हूँ, ठीक, ओके। ये आइटम को मैं सेल्स कर रहा हूँ, करेक्ट। अब मैं इसको रिलीज करता हूँ। अब आप देख रहे होगे वॉशिंग मशीन बिग, ये करके मैंने एक आइटम क्रिएट किया था इसके नेम से ही, और मैं इसको सेल्स को यहाँ पे पोस्ट को शिप एंड इनवाइस या शिप भी करता हूँ, तो आप देखोगे कि मेरा एक सेम नेम से मेरी एक सर्विस आइटम क्रिएट हो जाएगी। ये मैंने पोस्ट हुआ और मैं अपने सर्विस आइटम के लिस्ट पे जाता हूँ, जैसे देखोगे टाउन,
ये देखोगे आप अभी एक आइटम क्रिएट हुआ है जिसपे मेरा आज की पोस्टिंग डेट थी, ये थी, और उस पे जो हमारे सेटअप के ऊपर मेंशन होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे उस पे डिफॉल्ट कितने आवर्स में वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो यहाँ पे अपडेट हो जाता है, ये पूरा आइटम। और इसका मेन आइटम, ये जो मेन ये आइटम है, ये मेन आइटम है, इस मेन आइटम से ये एसोसिएटेड हो गया है सर्विस आइटम। अगर आप क्या होता है कि ये हम जब सेल्स के लिए करते हैं तब के लिए हम ऐसा यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि सर्विसेज में ऐसा भी होता है कि हम किसी दूसरे पर्सन से भी लेते हैं तो हम उसे मेन आइटम से लिंक नहीं करते, उसको मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं। वो सर्विस कोड वाले पर्सन डायरेक्टली जो कोड क्रिएट करता है वो डायरेक्टली भी मैनुअली उस आइटम को क्रिएट कर सकता है। तो आप यहाँ पे देखोगे सर्विस आइटम ये क्रिएट हुआ और इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल हो गई है, करेक्ट। ओके, और आप यहाँ पे देख पा रहे होगे वारंटी स्टार्टिंग डेट, क्योंकि जिस दिन मैंने पोस्ट किया उस डेट से स्टार्ट हुई, 1 साल की वारंटी थी, तो ये वारंटी की एंडिंग डेट भी यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, करेक्ट। सो ये हमारा फर्स्ट वे हो गया। जैसा मैंने एजेंडा पे लिखा था कि सबसे पहले हमें ये समझना था सर्विस क्या है, सर्विस का मीनिंग, उसके बाद में सर्विस आइटम क्या होता है। अब हम सर्विस आइटम को कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देख रहे थे। देन अब हमारा क्या होता है कि जब ये सेल ऑर्डर हमने कर दिया और इसके अगेंस्ट पे अब हमें क्या होता है, मैं इसी आइटम को लेके ही, मेन जो मेरा सर्विस आइटम क्रिएट हुआ है, इसी आइटम को लेके ही मैं अपने कोड को क्रिएट करता हूँ और आगे की फंक्शनलिटीज को रन करता हूँ, ठीक है। तो मैं अब जाता हूँ सर्विस कोड पे। मुकेश एक मिनट रुकना। अभी मुकेश ने जो सर्विस आइटम दिखाया ना, सर्विस आइटम में आप कंफ्यूज मत होना कि जो आइटम कार्ड के ऊपर 3 ऑप्शंस है, इन्वेंट्री, सर्विस, नॉन इन्वेंट्री, वो वाले से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सिंपल सा है, सर्विस आइटम हम तब क्रिएट करते हैं व्हेन वी एक्चुअली नीड टू वर्क ऑन एन आइटम। हमने एक आइटम सेल किया था, उसमें कुछ ब्रेकडाउन हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुई, वो आइटम जाके मुझे देखना है। नाउ I need to go and work on this item and solve the problem. So इसीलिए मुझे एक सर्विस आइटम बनाना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे आइटम सेल करना होता है और मैं सेल्स ऑर्डर पे जा रहा हूँ, आइटम एग्जिस्ट नहीं होता है, तो हम लोग जाके पहले आइटम क्रिएट करते हैं, सिंपल। उसी तरह अगर हमको सर्विस परफॉर्म करना और वो सर्विस एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम जाके सर्विस आइटम बनाते हैं। दैट इज नॉट एन एक्चुअल आइटम। मुझे जब भी उस पर वर्क करना होगा मैं एक सर्विस आइटम बनाऊंगा। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टेड है तो बहुत अच्छा है। अभी जो मुकेश ने दिखाया था कि आपने सर्विस कैटेगरी में वो बूलियन चेक कर दिया और जैसे ही आपने सेल्स ऑर्डर शिप किया विथ एन एक्चुअल आइटम जो नॉर्मल होता है, तो एक सर्विस आइटम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। ये हम कब यूज करेंगे, जब मैं जो आइटम सेल कर रहा हूँ। मोस्टली क्या होता है, जो बिग मशीनरी सेल होती है ना, तो जो मैन्युफैक्चर करता है वही उसकी सर्विस भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसको उसका मशीन के बारे में सब कुछ पता होता है। तो नॉर्मल ये सिनेरियो होता है। तो इफ आई नो कि आई एम सेलिंग दिस मशीन और उसका एएमसी, इसका सपोर्ट भी मैं ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी मुझे क्लियर है, तो मैं उस टाइम ये बूलियन ऑन रखूंगा ताकि मेरा वो बाद में वो आइटम क्रिएट करने का हेडेक चला जाए। तो मैं जैसे ही शिप करूंगा ऑटोमेटिकली ये आइटम क्रिएट हो जाएगी। तो इस सिनेरियो में हम लोग ये वाली बूलियन यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि आई एम ओनली सेलिंग दिस आइटम, वो मुझसे सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट लिया ही नहीं है, एएमसी किसी और के पास देने वाला है, इन दैट केस मुझे वो बूलियन टिक रखने की जरूरत नहीं है। मान लो 2 साल के बाद वो कभी आके बोलता है अच्छा ये आपको मैं एएमसी दे रहा हूँ, या फिर मेरा एक प्रॉब्लम आया, ये चेक कर लो, देन आई विल क्रिएट सर्विस आइटम, ठीक है। हाँ मुकेश, प्रोसीड। सो आप भी जैसा बताया, अब मैं यहाँ पे सेकेंड वे पे दिखाता हूँ कि मेरा सर्विस आइटम कैसे सेकेंड तरीके से क्रिएट हो सकता है, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे अब जैसा अभी सेकेंड गुलशन ने बताया अभी कि कैसे हम हमारा एएमसी के लिए इश्यूज हुआ, अब ये कोई थर्ड पार्टी या कोई और पर्सन इसको हैंडल करने वाला है, तो हम यहाँ पे उसके लिए दूसरा एक आइटम बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए मैंने एक किया था, और मैंने जब सेल्स किया था स्कूल एट फाइन आर्ट से किया था, बट अब मैं इसे प्रॉपर सारी डिटेल्स इस कस्टमर के नेम से मैं अपनी कोड रेज कर रहा हूँ क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट है मेरे पास। और मैं यहाँ पे जाके डिटेल पे सेम। अच्छा, 1 मिनट रुकना। अभी ये जो सर्विस कोड क्रिएट कर रहा है ना, दिस इज द एंट्री पॉइंट। जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि सेल्स स्टार्ट होता है, अगर कोई पूछेगा सेल्स साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है, तो बहुत लोग अपॉर्चुनिटी से बोलते हैं, बहुत नॉर्मली सेल्स कोड से हम बोल सकते हैं। तो सेल्स कोड इज द एंट्री पॉइंट कि हम बताते हैं अच्छा चलो ये मेरा रेट है, तुमको सही लगता है तो हम चलो ये काम करते हैं। सिमिलरली सर्विस के लिए सबसे पहले बहुत सारे हो सकते हैं कि भाई मुझे आप अपना रेट बता दो, क्या रहेगा रेट, ये मशीन में ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ये कोटेशन दे दूंगा। सो यू विल आस्क फॉर ए कोटेशन। तो इन केस ऑफ सर्विस हम लोग सर्विस कोड करते हैं, जैसे इन केस ऑफ आइटम हम लोग सेल्स कोड करते थे। तो ये दिस इज द फर्स्ट एंट्री पॉइंट। हाँ मुकेश, ठीक है। तो अब इस पे मैंने एक
एंड अभी मुकेश का एजम्पशन ये है कि जो आइटम है वो आइटम अभी तक सिस्टम में क्रिएटेड नहीं है, मास्टर में क्रिएटेड नहीं है। वो एजम्पशन के साथ अभी ये सर्विस कोड बना रहा है। सो मास्टर क्रिएटेड नहीं है, मैं सर्विस कोड बना रहा हूँ। ठीक है, हाँ आप क्योंकि जो मेरा सर्विस कोड क्रिएट करने वाला है वो पर्सन हो सकता है कि अवेयर नहीं है उस आइटम से, तो वो मैनुअली भी यहाँ पे क्रिएट कर देता है। वो किसी एक पर्टिकुलर मेन आइटम के साथ उसको लिंक नहीं करता है और उसको क्रिएट कर देता है। तो आप सिंपली देखोगे मैंने यहाँ सारी डिटेल्स फिल की। ऊपर आप हेडर पे आप देख पा रहोगे कि यस, आप यहाँ हेडर पे सारी डिटेल्स देख पा रहोगे कि मैंने कस्टमर का नेम लिया, फाइनली फिल की, और यहाँ पे जाके आप देखोगे जैसे मैंने ये किया और इस पे एक टेस्ट करके वो फंक्शन कर दिया। और मैं यहाँ पे अपने फंक्शन पे देखेंगे आप, एक फंक्शनलिटी है क्रिएट सर्विस आइटम। तो ये तभी का, जैसा भी मैंने बताया कि वो यूजर को पता ही नहीं है कि ये आइटम सर्विस करेंगे कि नहीं, या उसे रिक्वेस्ट आया उसने क्रिएट कर दिया नोट डाउन करके, और ये जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे सिस्टम पूछेगा डू यू वांट टू क्रिएट अ सर्विस आइटम, यस। अब जैसे ये आइटम क्रिएट होगा, सर्विस आइटम बताएगा आपको सीधे से कि ये आइटम तो क्रिएट हो गया, बट ये आइटम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से बिलोंग नहीं है, ना ही ये किसी मेन आइटम के साथ इसका कोई लिंक है, क्योंकि ये मैनुअली अभी हमने सिर्फ डायरेक्टली क्रिएट कर दिया है और यहाँ पे उसकी लिस्ट पे एक नंबर जनरेट हो गया है। करेक्ट। अब ये हमारा कोड का फर्स्ट जो हमने अभी बताया कि पॉइंट ऑफ बिजनेस की, जैसे कि हमारे बिजनेस स्टार्ट हुआ और हमने ये कोड यहाँ पे क्रिएट कर दी डायरेक्टली मेंशन करके कि ये सारी चीजें हमें चाहिए थी। और उसका जो हमने सेटअप पे डिफाइन कर रखा है कि जब भी आप देखोगे कि हमारे पास कोई भी कोड क्रिएट होता है और ऐसा आइटम यहाँ पे क्रिएट होगा, उसका रिस्पॉन्स टाइम मैंने 3 आवर सेटअप पे मेंशन किया है, सर्विस मैनेजमेंट सेटअप पे, वो यहाँ से पिक कर लेता है। ठीक है। अब सेम सिनेरियो सेकंड तरीके से बनाता हूं कि मेरा वो आइटम उस यूजर को जो सर्विस कोड बना रहा है उसे पता है, और वो वही आइटम सर्विस आइटम पिक करने वाला है। ठीक है। मैं गया और यहाँ पे आप देखोगे मैंने ये वॉशिंग मशीन बनाया था, बिग मशीन बड़ी सी, बॉयलर के रिगार्डिंग इसको ऐड करके। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये लिंक्ड हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है। और इसका आप देखोगे रिस्पॉन्स ओवर टाइम, मैंने क्योंकि इस पे सर्विस आइटम कैटेगरी कोड पे 8 आवर्स का वहां डिफाइन किया था, वहां से ये सिस्टम उसको पिक कर रहा है। ठीक है। और आप यहाँ पे रिस्पॉन्स डेट टाइम, ये क्योंकि वर्क डेट से पिक कर रहा है तो मैं इसको टुडे का डेट डालता हूँ और टाइम भी अभी का। ठीक है। ये पिक कर लिया और आप देखोगे कि यहाँ पे सर्विस आइटम भी है, सर्विस आइटम के बाद आइटम नंबर भी है, जो मेरा मेन आइटम नंबर जिसको मैंने सेल्स किया था वो भी यहाँ पे कोरिलेटेड है, और ये एसोसिएट आइटम है क्योंकि ये मेन आइटम है, इससे एसोसिएट मैंने इस आइटम को क्रिएट किया था, इसलिए इसने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब फाइनली होता क्या है कि जैसे कि मैंने सेल्स पे आपने देखा होगा सारा का सारा फंक्शनलिटी वैसा ही है। आप इस ऑर्डर को, अब एक मैं पहले प्रिंट दिखा देता हूँ रिपोर्ट के लिए, बस नॉर्मली कि हमारा प्रीव्यू कैसा होता है वो आप एक बार देख लेते। जब भी आप क्रिएट करोगे तो आप यहाँ पे ऐसा ऐसी रिपोर्ट आपको सिस्टम फंक्शनल कर देगा कि ये आइटम था इस आइटम के लिए और ये वारंटी पे है या नहीं है, यहाँ पे सिस्टम उसको डिफाइन कर देगा। करेक्ट। और उसके ऊपर की सारी डिटेल्स को फिल करेगा। ठीक है। अब आप जाते हो कोड के ऊपर और यहाँ पे मेक ऑर्डर का फंक्शनलिटी है। ठीक है। आपने मेक ऑर्डर किया और इसे यस कर दिया। आप जैसे इसे यस करेंगे तो आप देखेंगे एक ऑर्डर कन्वर्ट हो चुका है 32 नंबर के, जैसा कि आप सेल्स पे होता है वैसा ही यहाँ पे सर्विस पे भी सर्विस ऑर्डर क्रिएटेड हो चुका है। अब आप जाते हो सर्विस ऑर्डर पे। हाँ, अभी जैसे मैंने आपके सेशन पे स्टार्ट पे ही बताया था कि एक डिस्पैच बोर्ड की फंक्शनलिटी होती है हमारे सिस्टम पे। तो अभी क्या है ना, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट इस पे ये दिखाने वाला हूँ कि हमारा डिस्पैच बोर्ड अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं, कोई कंपनी अगर कोई एक पर्सन ही उसको अलॉट करने वाला है रिसोर्स को, कि ऑर्डर के बेस पे ही वो जाके किसी एक रिसोर्स को टिकट या जिसको आप रिक्वेस्ट बोल रहे हो उस रिक्वेस्ट के हिसाब से ही आपके किसी एक पर्सन को वो एलोकेट कर देता है कि ये कौन हैंडल करने वाला है। वो यहाँ से भी डायरेक्टली हम सर्विस ऑर्डर के पेज पे भी जाके कर सकते हैं। ये बिजनेस सेंटर ने इनबिल्ट फंक्शनलिटी दी है। सेकंड, आपका ये भी दे रखा है कि अगर आप चाहो
तो आप डिस्पैच बोर्ड के फंक्शनलिटी से कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ डिस्पैच बोर्ड काम क्या करता है। ठीक है, तो डिस्पैच बोर्ड काम ऐसा करता है कि जब भी आपके पास रिक्वेस्ट रेज हुआ, कोड क्रिएट हुई, कोड के बाद आपके पास ऑर्डर आया, आपके ऑर्डर को उसने देखा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट पे हमारा ये रिसोर्स उसको देखने वाला है, हमने डिस्पैच बोर्ड ने उसे ऑर्डर को लिया, कंपेयर किया कि अच्छा ओके ये रिसोर्स इसको हैंडल करेगा, वो उसने उस ऑर्डर के अगेंस्ट पे उस रिसोर्स को एलोकेट कर दिया, उसके आवर्स एलोकेट कर दिए और उसको डिफाइन कर दिया कि ये जो वर्क है ये रिसोर्स करने वाला है, उसके टाइम फ्रेम पे और उसके वर्क आवर पे उसके शिफ्ट को देखते हुए उसको असाइन कर दिया। इसके लिए वो ये भी चेक करता है कि क्या वो जो मेरा जो ऑर्डर आया है वो उसके लिए वो क्या मेरा रिसोर्स स्किल्ड है या मेरा स्किल्ड है, क्योंकि अब क्या है कि मेरा इशू तो मशीन का है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास तो मैं डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज दे रहा हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं प्लम्बर को असाइन कर दे रहा हूँ, नहीं, वो वहां पे चेक करेगा कि ये जो इशू है उसके लिए क्या वो मेरा रिसोर्स स्किल्ड है या नहीं। सेकंड, ये उस जोन पे आ रहा है कि नहीं, कि ये जहां पे भी हम इस ऑर्डर को, जहां से भी ये ऑर्डर आया है जिस कस्टमर के लिए, हमारे उस जोन में जो लोकेशन का जोन है कि जिस जगह पे वो काम कर रहा है, लाइक कि अगर मेरा एक इशू रेज हुआ है गुड़गांव से और मैं उससे गुड़गांव के ही अंदर पे जो काम करने वाला है कोई ऐसा रिसोर्स ही देना है जिसके पास वो स्किल्ड है, हम वहां पे वो चेक करेंगे। अगर वो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनस्किल्ड रिसोर्स को वहां पे कर रहे हैं, तो सिस्टम उसको वार्निंग देता है और मैसेज भी पॉपअप करता है कि ये अनस्किल्ड है और उसके लिए वो रिव्यू करने के लिए भी प्रोसेस करता है, वो मैं दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे इस ऑर्डर को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाता हूँ कि मेरा वर्क स्टार्ट करता है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि कुछ फील्ड्स बने हुए हैं जिनका मैंने अभी अपने एजेंडा में बताया था कि कुछ बेसिक्स जो हमारे सेटअप्स होते हैं उसको यहाँ पे जो लाइन लेवल पे भी हैं और हमारे उस पर वो देखते हैं। तो जैसे कि कितनी बार वो इश्यूज रिकर हो रहा है, या कि उसके लिए जैसे हमारा ये इशू है उसके लिए हमने क्या कौन से सेल्फ्स में, हाँ यहाँ पे लाइन लेवल पे भी दिख रहा है कि कौन से सेल्फ से हम उसे पिक करेंगे। तो जैसे यहाँ सबसे पहले हम करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ से फॉल्ट एरिया कोड। अब जैसे मेरा एक वॉशिंग मशीन का था कि सबसे पहले उसने नोट डाउन किया, जैसे अभी बताया कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसने बताया कि वो वॉशिंग मशीन जो है मेरा उस पर जनरल कुछ इशू आया है और उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है फॉल्ट एरिया कोड पे कि उसको जनरल इशू है। उसको उस जनरल इशू को फॉल्ट में क्या कैसे पता चला कि वो जनरल इशू को कैसे वो होगा, तो सिम्टम्स क्या मिले उसको, तो उसने इस एरिया कोड के हिसाब से, फॉल्ट के हिसाब से उसने ये सिम्टम्स बताया कि उस पर कोई फंक्शन ही वर्क नहीं कर रहा है, या उसने कोई लेवल या क्वालिटी जो भी हमने यहाँ पे इसके सिम्टम्स बना रखे हैं कि इस फॉल्ट के अगेंस्ट पे क्या क्या हमारा, तो उसने यहाँ पे लिखा नो फंक्शंस, फंक्शन वर्क नहीं कर रहा था। फिर यहाँ पे आता है फॉल्ट कोड कि अगर मेरा इस एरिया पे और ये सिम्टम्स मिलता है तो उसके लिए क्या कोड होता है, मतलब हमने क्या फॉल्ट कोड मेंशन कर रखा है, सिस्टम ने क्या बताया कि उस कोड के लिए हम कैसे उसका रिलेशन मेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि नो फंक्शन उसके फॉल्ट में ये है। ठीक है, अब रिजोल्यूशन कोड आता है यहाँ पे कि अगर हमें ये तीनों थिंग मिल रहे हैं तो उसके लिए हमने रिजोल्यूशन क्या दिया। तो अभी जैसे हमें लग रहा है कि वो मशीन पे हमारा सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना हमें चाहिए था, जिसकी वजह से अब अगर वो अपग्रेड होता तो वो शायद वर्क नहीं करता, या प्रोडक्ट को अपग्रेड करना है या रिफिल करना है, जो भी हमने वहाँ पे मेंशन कर दिया। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपग्रेड का फंक्शनलिटी दिया कि इसको ये रिजोल्यूशन होगा, जैसे ही सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारा कुछ रिफिलिंग का इशू है तो रिफिलिंग के लिए कर सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम आवर्स यहाँ पे दिखेगा, रिस्पॉन्स टाइम कितने टाइम पे उसके लिए रिस्पॉन्स करने वाला है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल होंगी। थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये अभी यहाँ पे पोस्टिंग डेट का मैंने थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फाइनली अब जब आपका ये ऑर्डर कन्वर्ट हो चुका है, ये पूरा मैंने डिटेल्स फिल किया है, तो अब सिस्टम क्या करता है, अब क्योंकि हमारा एक रिसोर्स के लिए हमने ये पूरा ऑर्डर प्रिपेयर करके रख दिया कि ये रिसोर्स अब हमारा उसको वर्क करेगा, क्योंकि ये सारी चीज थे, तो इसके अगेंस्ट पे वो रिसोर्स को चेक करेगा कि वो कौन सा रिसोर्स मेरा इसके लिए वर्क करने के लिए एलिजिबल है। तो जैसे मेरा ये सबसे पहले आएगा रिसोर्स एलोकेशन का फील्ड, जिससे मैं डिस्पैच बोर्ड पे भी करूंगा और मैं यहाँ से भी करके दिखाऊंगा। आपका सबसे पहले दिखेगा स्टेटस, यहाँ पे आप देख रहे होगे नॉन एक्टिव है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये सर्विस आइटम ये था और इसके लिए कौन सा रिसोर्स नंबर चाहिए हमें। कुछ यहाँ पे जैसे मेरे ये रिसोर्स के फंक्शनलिटी है मैंने यहाँ पे बना रखा है, तो मैंने जैसे यहाँ पे मैरी को यूज करता हूँ। ठीक है, मैरी रिसोर्स इसके लिए अब ये सिस्टम देखेगा कि ये उसके लिए एलोकेटेड है कि यस। मैंने वैसे सारे रिसोर्स के लिए
तो यहाँ पे एक चीज आप देख लेना कि दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सर्विस कोड जब आया वहां पे तो हमने सिर्फ फाइनल नहीं हुआ था, वहां पे जैसे ही सामने वाले ने बोला कि ठीक है ये रेट है आप आगे बढ़ो, तो वो सर्विस ऑर्डर में हुआ। वन सर्विस ऑर्डर जनरेट हो गया, जस्ट लाइक ए टिकट इन आवर सिस्टम कि टिकट हमको असाइन हो गया, अब मुझे वर्क करना है। तो कोई एक बंदा होता है इन द टीम जो वो टिकट को हमको असाइन करता है, अगर हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में भी देखें तो अभी वही पार्ट हो रहा है। और जब तक वो असाइंड नहीं है तब तक वो यहाँ पे नॉन एक्टिव स्टेटस में रहेगा। नॉन एक्टिव है मतलब कि आप यहाँ पे सीधे जाके देख सकते हो कि अच्छा भी किसी को असाइन नहीं है, ठीक है। एंड दिस इज द स्टेटस जहाँ पे मैं इस सर्विस पे काम करने के लिए एक रिसोर्स असाइन कर रहा हूँ, और एक्सपेक्टेड आवर कितना लगना चाहिए वो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद मैंने फंक्शनलिटी पे गया, एलोकेटेड टू ऑल सर्विस आइटम, मैंने यहाँ पे इसको एलोकेट कर दिया। जैसे मैंने एलोकेट किया तो सिस्टम एक मैसेज देता है, डू यू वांट टू रिसोर्स मैरी टू ऑल नॉन एक्टिव सर्विस, और यस मैं कर देता हूँ मैं। और जैसे ही मैं इसे ओके करता हूँ, आप देखोगे ये एलोकेटेड हो चुका है और स्टेटस इसका एक्टिव हो चुका है। एक और वो है, मैंने इसमें थोड़ा सा किया है, वो आपको दिखा देता हूँ। रिसोर्स की जो हमारी अवेलेबिलिटी है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे, मैंने इस रिसोर्स को, आप देखोगे यस, मैंने इसको यहाँ पे अवेलेबिलिटीज पे जनवरी, मैंने इसको 120 आवर्स दिए थे इसको, कि इस मंथ में इसकी कैपेसिटी 120 आवर्स की है, और इसको 12 आवर्स एलोकेट हो चुके हैं। जिसपे मैंने ये देखिए, एक मैंने पहले कोड क्रिएट किया जिसपे मैंने इसके 4 आवर एलोकेट किए, सेकेंड वाले में 8 आवर जो अभी मैंने 32 नंबर पे किए। तो आप देखोगे इसका एलोकेटेड आवर्स भी दिखेगा, साथ के साथ आपको ये भी पता चलेगा उसके पास रिमेनिंग कितनी अभी नेट अवेलेबिलिटीज है इस मंथ की, ये भी यहाँ पे पता चल जाएगी। तो इससे रिसोर्स की कैपेसिटी को भी आप ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सर्विस को ट्रैक करना बहुत ही टफ वर्क है एज पर दी फैक्ट इन दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे इसको असाइन किया फाइनली और क्लोज किया, ओके ओके। और अब आप देखो, तो अब जब ये यूजर को ये मिल गया रिसोर्स को कि अच्छा ये प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, और इसके लिए उसने अपना सारा ये चेक किया, तो अब रिसोर्स को जैसे ही ये ऑर्डर मिलता है, रिसोर्स अपना काम स्टार्ट करता है। उससे पहले एक ट्रबल शूटिंग का फंक्शनैलिटी है, मैंने इस पे सेटअप पे ऐड नहीं की है, बट मैं उसको 1 मिनट करके दिखा, ठीक है, दैट विल कवर इन द पार्ट 2। ओके ओके, बेसिक स्टेप्स कवर कर लेते हैं। ठीक ठीक, ओके। तो मैं अपने सर्विस आइटम वर्कशीट पे जैसे ही उस रिसोर्स को ये मिलता है, रिसोर्स सीधे जाता है अपना चेक करता है सर्विस आइटम वर्कशीट का, और आप वो चेक करता है, ओके मुझे ये सारे वो हैं कि अच्छा फॉल्ट एरिया कोड ये था, उस ऊपर आपको जनरल टैब पे सारी डिटेल्स दिख रही हैं, उसको वो चेक करता है। अच्छा फाइनली वो सबसे पहले चेक करता है, ओके इस काम को तो मैं कर रहा हूँ, तो वो अपना क्या करता है, सबसे पहले अपने लिए टाइम बुक करता है कि ओके मैं इस पे काम कर रहा हूँ और अभी से मैंने इसको स्टार्ट किया, और उसको जो ओवर लगने वाले हैं उसने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, ठीक है। और आप देखोगे जैसे उसने डिफाइन किए, तो रिसोर्स के मास्टर पे मैंने उसका यूनिट प्राइस अपडेट कर रखा, उसके हिसाब से यहाँ पे वो उसका टोटल लाइन अमाउंट यहाँ पे सिस्टम रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। देन अब जैसे ही हमारा एक होता है, आपने कई बार देखा होगा कि जब भी हम किसी से सर्विसेज ले रहे होते हैं तो होता क्या है कि कोई पर्सन अगर वो सर्विस के लिए आता है तो उसका एक फिक्स चार्ज होता है, कि वो जैसे ही आएगा तो उसका एक फिक्स चार्ज एलोकेटेड हो जाएगा सिस्टम पे। तो सिस्टम में यहाँ पे एक कॉस्ट का एक फंक्शन है, और साथ के साथ यहाँ पर भी आपको एक मिलेगा स्टार्टिंग फीस, कि जैसे ही आपने उस सर्विस को स्टार्ट किया या आप उसमें जाके चेक कर रहे हो, तो आपने जैसे स्टार्टिंग फीस की आप मतलब 3 टाइप के यहाँ पे कॉस्ट होते हैं सिस्टम पे बना के रखे हुए। पहला होता है ट्रेवल, दूसरा होता है स्टार्ट, और थर्ड होता है मेरा अदर्स। तो अगर आप जैसे जाते हो और आपने पता किया कि आपके जाने का ही जो चार्ज है वो उसका एक अलग है, आपने एंड किया उसका एक अलग है, और अगर आप ट्रेवल करते हो उसके भी आपके अलग है। तो आपने यहाँ पे इंसर्ट फीस जैसे की, तो आप देखोगे सिस्टम ने ऑटोमेटिक ये लाइन इंसर्ट कर दी, क्योंकि ये सेटअप पे एक है, हमने उसको सर्विस मैनेजमेंट सेटअप पे एक है फंक्शनलिटी, वहां पे इसको डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो उसने एक क्वांटिटी एक ही, क्योंकि हम उसको एक बार ही करने वाले हैं तो एक है, तो उसका यहाँ पे 500 मैंने यूनिट प्राइस डाल रखा है, और उसके ऊपर से वो अपने लाइन अमाउंट को इंक्लूड करता है, ठीक है। अब यूजर क्या करता है कि जैसे जो हमारा रिसोर्स है उसको पता है कि अब हमने इसको चेक कर लिया, अब उस पर क्या हो सकता है, 2 तरीके का फंक्शनलिटी हो सकता है कि हम
उस सर्विस में हमारा कोई आइटम कंज्यूम भी हुआ है, हम वो भी देख सकते हैं। हो सकता है कि कंज्यूम नहीं हुआ, सिर्फ हमने उसको चेक किया और फाइनली बिना कोई आइटम के भी हमने अपने ऑर्डर को प्रोसीड कर दिया और उसको फाइनली कंप्लीट कर दिया। सेकेंड होता है कि हमने आइटम भी यूज किया है और साथ के साथ कोई जीएल अकाउंट, मतलब कि जीएल अकाउंट का मीन्स कि अगर हमारा कुछ ऐसा फ्रेट फॉरवर्डिंग या कुछ भी ऐसा लग रहा है आपको कि उसमें हम कर सकते हैं उसको इंक्लूड, तो वो भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं इन फंक्शनलिटी। जैसे कि अभी मैं इन चारों को लेके दिखाता हूँ। एक आइटम लेता हूँ मैं कि ये ओके, फॉर दी टेस्ट पर्पज मैंने ये आइटम पिक किया अभी, और यहाँ पे एक ही क्वांटिटी उसको यूज हो रही है, उसका भी आप यहाँ पे एक यूनिट प्राइस डिफाइन कर सकते हो 150, ठीक है। और फाइनली ये आपका ऑर्डर हो चुका है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा वो दिखेगा आपको, रिपेयर स्टेटस कोड, ठीक है। जब आप किसी भी सेल्स होने वाले, जो आपके आफ्टर सेल्स, जब भी आपने कुछ सेल्स कर दिया उसके बाद आप उसको चेक करने जा रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी यही होती है कि आप उसको रिपेयर करने जाते हो। तो क्या करता है रिसोर्स कि अपने इनिशियल स्टेज को, क्योंकि वो करता जा रहा है तो अपने स्टेटस को वो यहाँ पे चेंज करेगा और बोलेगा नहीं मैं इन प्रोसेस पे है, अब क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो उसने अपना यहाँ पे स्टेटस चेंज कर दिया, ठीक है, इन प्रोसेस किया। और आप देखोगे कि ये यहाँ पे सब कुछ अपडेटेड है ऑलरेडी, सिर्फ यहाँ पे स्टेटस का है। यहाँ पे एक सर्विस ऑर्डर मैनेजमेंट सेटअप पे, सर्विस मैनेजमेंट सेटअप पे एक वो है कि अगर मैं इसको फिनिश करता हूँ तो उसके लिए कुछ मैंडेटरी फील्ड्स है, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या रिक्वायर्ड पड़ेगा उसको, कि क्या रिक्वायर्ड है उसके लिए, कौन कौन सी फील्ड होनी मैंडेटरी है, तो वो मैं दिखाऊंगा। अब होता क्या है, एक और है इसमें फंक्शनलिटी सर्विस सेल्फ नंबर। जैसे कि अभी मैंने इन सारे प्रोसेस को देखा और उसको ये लगता है कि इसके लिए मेरा कोई एक सेल्फ है जिसपे मेरे ये कुछ इक्विपमेंट्स हो सकते हैं या कुछ उसके लिए मुझे जो चाहिए था वो यहाँ मिल सकता है, तो वो इन सेल्फ्स को भी डिफाइन कर सकता है। वो भी एक हमारे मास्टर के बिहाफ पे भी होता है। क्या है कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि उनको क्योंकि सर्विस में होता क्या है, नंबर ऑफ ऑकरेंस ज्यादा होती है, लोग प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं, और तो क्या करते हैं वो मैनुअली उसको रिमार्क टाइप का लिख के छोड़ देते हैं कि नहीं ये प्रॉब्लम हुआ, ये। तो अगर आप जो एक बिजनेस है, वो बिजनेस ये भी चाहता है कि हम उसके लिए प्रॉपर मास्टर भी मेंटेन करें, उसके लिए क्या हमने जो प्रीवियस जो हमारा जो प्रॉब्लम आया उसके लिए हमने क्या रिजोल्यूशन दिया था, वो सारा एक पूरा टेम्पलेट सेट करके रखा, सिस्टम ने उसको यहाँ पर बना कर रखा है, और उसी बिजनेस सेंट्रल के टूल के थ्रू ही आज हम यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है। फाइनली जब आप इसे कर देते हैं और आप देखेंगे कि okay, just stay on that page, stay on that page, go back to that page. yes, sir. अच्छा, सर्विस आइटम वर्कशीट, ये आपको अभी ये समझ लेना है बेसिक, इस पेज का जो यूज है उस पे यूज है जो बंदा काम कर रहा है। मैं काम कर रहा हूँ, मैंने जितने आवर्स काम किए, क्या क्या कॉस्ट मेरी लगी है, क्या क्या स्पेयर आइटम्स उसमें यूज हुए हैं। आप जस्ट अज्यूम करो, आप कभी सर्विसिंग के लिए जाते हो तो सर्विसिंग होने के बाद आपको एक लंबा सा लिस्ट मिलता है, एक लंबा सा प्रिंट आउट मिलता है जिसमें ये लिखा होता है लेबर चार्ज इतना हुआ, आपके 2 ट्यूब्स में प्रॉब्लम था, हमने ऑयल भी डाला है, नया डाला है ऑयल, ये सारी चीजें आपको मिलते हैं। तो ऑयल क्या हुआ है, कंज्यूमेबल हो गया, वो एक आइटम में हम डाल देंगे मान लो। लेबर चार्ज हो गया, वो आपको वहां पे दिख रहा है, वो वहां पे हमने रिसोर्स के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो ये जो पूरा लिस्ट मिलता है ना, तो जाहिर सी बात है कोई तो बंदा उस पर जो काम कर रहा है वही वो सारी चीजें स्पेसिफाई किया होगा बिफोर टेकिंग द फाइनल प्रिंट आउट। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये वही शीट है जिसपे कि आप सारी चीजें, रिसोर्स से लेके आपकी जो सर्विस है उससे लेके जितने भी कंज्यूमेबल आइटम्स है, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस है, सब कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंड ये जो रिपेयर स्टेटस कोड है, सिंपल, जैसे हम कभी कोई अपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर बात करें तो टिकट जब हम देख रहे होते हैं तो हम इन प्रोग्रेस, होल्ड, कंप्लीट हो गया, वो सब डालते हैं। वैसे ही यहाँ पे रिपेयर स्टेटस कोड है, एंड दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम ए मास्टर। वो मास्टर की भी कुछ फंक्शनैलिटीज है, कुछ बूलियंस है इसके अंदर, ये फिक्स मास्टर नहीं है, वो हम आपको नेक्स्ट सेशंस में ये सब कवर करेंगे। और ऊपर जाना और स्क्रॉल अप। हाँ, और ये जो सर्विस सेल्फ नंबर था ना, इसमें ये है कि व्हेन वी आर वर्किंग ऑन दिस आइटम, आप देखो, आप जब वहां पे जाते हो तो बहुत सारे लोग के की मतलब सर्विसिंग हो रही होती है बाइक एंड कार, सो यू नीड टू स्पेसिफाई कि आपका आइटम कहाँ पर है, वंस इट इज डन कहाँ पे स्टोर किया हुआ। तो वहां के लिए वो लोग सेल्फ नंबर स्पेसिफाई करते हैं ताकि वो सिस्टम में ही देख के बता दे, ओके इस रैक नंबर पे है या इस रूम नंबर पे, लेट्स से इफ इट इज फॉर बाइक और कार, तो वो वहां पे कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं व्हेन दे आर सर्विसिंग और आफ्टर दे हैव सर्विस्ड इट, वो उसके लिए यहाँ पे सर्च नंबर आप स्पेसिफाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपने देखा, ये फॉल्ट एरिया कोड, सिम्टम कोड, रेजोल्यूशन कोड, ये जो है ये कंप्लीट, जैसे मैंने प्रीवियस बताया था कि ये एक रिपेयर का पूरा मॉड्यूल है।
वो मॉड्यूल काफी डिटेलिंग में है, कुछ यूनिवर्सल उसमें स्टैंडर्ड्स भी यूज किए हुए, वो भी हम लोग एक सेपरेट मॉड्यूल पार्ट में ही लेंगे, जैसे सेकंड और थर्ड में हम ले जा रहे हैं, उसमें हम उसको कवर करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना दिखा दिया है कि एक फॉल्ट होता है, एक सिम्टम होता है, और उसके बेसिस पे उसका रेजोल्यूशन हम करते हैं, और उसको हम एक कोडिफिकेशन दे सकते हैं। दिस इज, जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक यूरोपियन स्टैंडर्ड है आइरिस, जिसके ऊपर ये बेस्ड है। अभी ये जो रेजोल्यूशन है ना, ये सब चीजें भी जो है वो जो काम कर रहा है वही अपडेट करेगा। जाहिर सा बात है, मैंने रेजोल्यूशन किया है तो मैं स्पेसिफाई करूंगा कि ये रेजोल्यूशन था। ये जरूर हो सकता है कि जब मुझे साइन हो रहा है एंड इफ दैट पर्सन नोज कि अच्छा इसमें ये फॉल्ट है, तो फॉल्ट कोड डाल के दे देगा कि देखो फॉल्ट ये है, मतलब इशू ये है, इशू उसको दिखा हुआ है क्या है, तो प्रॉब्लम ये है, वो डाल के दे देगा। लेट्स से हीटिंग हो रहा है, तो वो फॉल्ट कोड उसने डाल दिया। अब क्यों हो रहा है उसको वो सब देख के आपको करना पड़ेगा चीजें, ठीक है। फिर रेजोल्यूशन कोड आप लास्ट में अपडेट करोगे। तो ये वही स्क्रीन है जिसमें ये सारा कुछ जो यूजर उस चीज पे काम कर रहा है, सर्विस आइटम पे काम कर रहा है, वो सारी डिटेल यहाँ पे अपडेट करेगा। हाँ मुकेश, प्रोसीड। ओके, तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे सारा डिटेल्स फिल किया, और अभी आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट डेट, सारी जो डिटेल्स हैं फील्ड हैं, और यहाँ पे एक फंक्शन ये है कि मैंने डेट, starting date was wait for some time. ठीक है, ये तो अब यही था ना। ठीक है, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे एक ऑर्डर डेट का वो है, जैसे अभी मैंने वर्क डेट का कुछ इशू है मेरे सिस्टम पे, तो ऐसा है कि अभी आप देखोगे 9/4/2021 यहाँ ऑर्डर डेट, तो इसका टाइम दिखा रहा है कि ये कितने टाइम से ये इसको वर्क कर रहा है। तो अभी क्या, जैसे मैंने यहाँ पे टाइम टुडे का लिया, स्टार्टिंग कैन नॉट बी अर्लियर देन ऑर्डर टाइम। ओके, ठीक है, तो मैंने एम ऊपर कैंसिल ले लिया है। तो अभी 12 PM पे मैंने इस ऑर्डर को, यहाँ पे आप एक्चुअल रिस्पॉन्स टाइम देखोगे तो अभी 0 दिख रहा है, क्योंकि जितना जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जाएगा उसके ऊपर ये अपने टाइम को अपडेट करता जाएगा सिस्टम, करेक्ट। सो अब फाइनली मैं इस ऑर्डर को करता हूँ रिलीज, रिलीज टू शिप। अब मैं, क्योंकि मैंने इसका पूरा प्रॉपर सोल्यूशन उसका मेंशन मेंटेन कर रखा है, तो मैंने इसको देख रहा हूँ कि मैं रिलीज टू शिप कर रहा हूँ। अब इस पे मैंने कुछ वैलिडेशन है कि कुछ फील्ड्स मेरे लिए मैंडेटरी हैं, जैसे कि मतलब जो जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं उनको मैं अभी दिखाऊंगा कि जैसे आप पोस्ट करेंगे तो सिस्टम उसको ऑलरेडी बोलेगा कि ये फील्ड्स उसके लिए मैंडेटरी है। यहाँ पे जब मैं मेरा एक रिसोर्स पर्सन ने रिसोर्स ने अपना सारा जो भी सर्विस के रिगार्डिंग उसको जो फंक्शन करने थे अपने कंप्लीट कर दिए हैं, उस अपना यहाँ पे अपडेट करता है। फाइनली हो सकता है कि रिसोर्स ने सिर्फ अपना स्टेटस अपडेट कर, ये काम करने के लिए कोई अलग पर्सन भी बैठ हो सकता है कि जैसे उसने स्टेटस छोड़ा उसके बाद पे
Can you hear me? Sorry. Yes, we can hear you. Yes. Okay. Some internet. Okay. So some internet connection. Okay, reload कर लो. Control F5, whatever it is. जैसे मैंने अभी ये बताया था 32 मेरा 32 ऑर्डर नंबर था सर्विस ऑर्डर और उसने यहाँ पे स्टेटस भी है। तो अब जैसे उसने कंप्लीट किया वहां पे मैंने देखा यहाँ पे एक और था फंक्शनलिटी कि सर्विस पे सिर्फ 4 ही तरीके के मेरे स्टेटस होते हैं। पहला पेंडिंग, इन प्रोसेस, फिनिश्ड एंड ऑन होल्ड। तो जब हम स्टार्ट करते हैं अपना ऑर्डर तो मेरा पेंडिंग पे रहता है। जब भी हमारा प्रोसेस पे होता है, मैनुअली इन प्रोसेस पे हम जैसे ही काम करते जाते हैं वो इन प्रोसेस पे जाता है। अगर किसी रीजन से वो प्रोजेक्ट मेरा सर्विस किसी रीजन से वो ऑन होल्ड पे जाता है या होल्ड होता है तो हम उसको ऑन होल्ड कर देते हैं। तो इससे हमें ट्रैकिंग पता चलती रहती है कि अच्छा ये मेरा ये ऑर्डर अभी ऑन होल्ड पे है और वो हमारे जो मैंने अभी स्टार्ट पे आपको डैशबोर्ड दिखाया था उस पर दिखता है कि हमारे इतने ऑर्डर ऑन होल्ड है। तो आप उसको सिंपली इसको ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे जैसे उसको फिनिश करता है और सिस्टम, तो आप देखेंगे सिस्टम बोल रहा है कि यू हैव नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव नॉट स्पेसिफाइड द सर्विस ऑर्डर टाइप ऑफ सर्विस हेडर डॉक्यूमेंट नंबर। सो मैंने अभी बताया कि कुछ फील्ड्स को मैंने मैंडेटरी कर रखा है सिस्टम पे जो मैं नेक्स्ट जैसे ही जब मैं सेटअप के उस पे जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि वो फील्ड्स जैसे यहाँ पे है सर्विस ऑर्डर टाइप। अब हम सर्विस ऑर्डर टाइप क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें ये पता चलना चाहिए कि ये जो हमारा जो सर्विस हुई थी वो क्यों किस टाइप के अंडर आ रही है, मतलब किस में। जैसे कि मतलब मैं अगर ये मशीनरी का था तो मशीनरी पे हो सकता है, ये अकाउंटिंग या फिनेंशियल, जैसे क्योंकि हम सर्विस तो अलग अलग डिफरेंट के उस पे करते हैं, कार है, हार्डवेयर पे है, लैपटॉप पे है और मैंने अलग अलग यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखा है कि मेरा हार्डवेयर का कुछ इशू था, मैंने हार्डवेयर अपडेट किया और फाइनली मैं इसको आप प्रीव्यू पोस्टिंग करेंगे तो देखेंगे आप ये इन स्टेटस को मैं फिनिश करूंगा तो ये सिस्टम ने विदाउट एनी एरर इसको एग्जीक्यूट करता है। अब आप यहाँ पे प्रीव्यू पोस्टिंग पे जैसा आप सेल्स, परचेज और सब जगह देखते हो वैसा ही यहाँ पे फंक्शनलिटी है, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है सिप, इनवॉइस, सिप एंड इनवॉइस एंड सिप एंड कंज्यूम। तो फर्स्ट अभी आप जैसे आप देखते हो कि सिप का मीन्स और इनवॉइस का मीन्स मुझे नहीं लगता बताना चाहिए, बट ओके। सिप अगर आप इसको पोस्ट करते हैं तो इसकी सिप जो सिप हो जाएगा और यहाँ पे इनवाइसेस मेरा सिप एंड इनवाइस अगर मैं सिप कर देता हूँ डे टू डे, मैं इसको सिप कर रहा हूँ, अपनी क्वांटिटीज को भी दिखा रहा हूँ और कि मैंने ये सर्विस लेजर एंट्रीज इंपैक्ट हो रही है, उसके बाद मैं इनवाइस कर सकता हूँ अपने ऑर्डर को। देन सिप एंड इनवाइस में बहुत एक साथ हो सकता है। यहाँ पर एक फंक्शनलिटी सिप एंड कंज्यूम, ये इंटरेस्टिंग है। सिप एंड कंज्यूम का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो भी हमारा सेल्स कर दिया हमने, सेल्स में अगर वो वारंटी पे आ रहा है वो ठीक है वारंटी पे, तो हम उसका कोई चार्ज नहीं करेंगे, पर हमने उसमें कोई ना कोई आइटम कंज्यूम कराया है, उस पर अपने रिसोर्स का आवर्स कंज्यूम कराया है, तो हम उसे सिप एंड कंज्यूम के फंक्शनलिटी के थ्रू उसको यहाँ पे यूज करेंगे। अब उसको कैसे यूज करेंगे वो भी मैं एक करके दिखाता हूँ। पहले मैं सिप एंड कंज्यूम करता हूँ और सिप एंड इनवाइस करता हूँ और उसकी पहले जीएल एंट्रीज दिखाता हूँ। हाँ सॉरी, ये एक द सर्विस लाइन यू आर गोइंग टू इनवाइस, ये हमारे पास एक बैच जॉब है। जब भी हम इसको पोस्ट करेंगे तो ये बैच जॉब सिस्टम प्राइस एडजस्ट करने के लिए चलाता है, जो बाय डिफॉल्ट इस पोस्टिंग के ट्रिगर पे ही है। ठीक है, अगर मैं नो करता हूँ तो ये वापस से उसी स्टैंड पे हो जाएगा, अगर मैं यस करता हूँ तो ये पोस्ट करने के लिए रेडी होगा। जैसे ही मैंने इसको पोस्ट किया, लाइंस मेरी पोस्ट हो रही हैं और आप देखोगे इतनी सारी लेजर एंट्रीज मेरी क्रिएट होती है। पहला जीएल एंट्रीज हुई, कस्टमर लेजर एंट्री, आईएलई, क्योंकि मैंने आइटम भी यूज किया था उसमें, कस्टमर मेरा सिर्फ क्योंकि मैं कस्टमर के ऊपर ही कर रहा हूँ। रिसोर्स की मेरी एक एंट्रीज होंगी जो यूजेस की होंगी और सेल्स की, जैसे यहाँ पे देखेंगी एक यूजेस की है और सेल्स की बनी हुई है। एंट्री टाइप टैक्स एंट्रीज हैं, क्योंकि ये मेरा टैक्सेबल था इस वजह से मैंने टैक्स भी यहाँ पे कंक्लूड किया है। डिटेल कस्टमर लेजर एंट्री, वैल्यू एंट्रीज बनी हुई हैं, सर्विस लेजर एंट्रीज बना है और वारंटी लेजर एंट्रीज। अब मैं सर्विस लेजर एंट्रीज को भी देखोगे आप तो ये मेरी लेजर एंट्रीज उसमें क्रिएट हो रही है। शिपमेंट की, इनवाइस की, शिपमेंट और इनवाइस की, जो मैंने 3 लाइंस की थी उनकी वो लेजर एंट्रीज क्रिएट कर रहे हैं। वारंटी लेजर एंट्रीज, अब क्योंकि मेरा ये आइटम अंडर वारंटी था तो इस वजह से उसने इसको वारंटीज की लेजर एंट्रीज भी क्रिएट की है। करेक्ट। फाइनली ये मेरा एक इनवाइस के केस पे है। अब मैं अगर इस पे सिप एंड कंज्यूम वाला फंक्शनलिटी यूज करता हूँ, जैसे मैंने भी बताया कि कंज्यूम के लिए करता हूँ, मैं सर्विस लाइंस पे जाता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे सर्विस लाइंस है और इसको मैं चार्जेस नहीं करने वाला हूँ किसी रीजन से, तो मैं यहाँ पे इनवाइस पे से इसे हटा देता हूँ।
8 आवर्स को बस पिक किया है, ओके टू सकता हूँ, और मैं इसके चार्जेस को नहीं अप्लाई करने वाला। प्रीव्यू पोस्टिंग करता हूँ, सेम सिप एंड कंज्यूम, इसकी भी लेजर एंट्रीज क्रिएट होंगी, और आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ रिसोर्स की एंट्रीज जाएंगी, सर्विस लेजर एंट्री जाएंगी और वारंटी लेजर एंट्री, इस पे कोई जीएल एंट्रीज इंपैक्ट नहीं होगी। इट मीन्स कि ये हमारे फ्री ऑफ, क्योंकि हमने ये इनवाइस मेरा जो है वो ये इनवाइस नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा ये कंज्यूमर अंडर वारंटी के था और इस वजह से हमने इसको यहाँ पे यूज किया। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक जीएल एंट्री मेरी रिसोर्स की बनेगी, 2 मेरी सर्विस लेजर एंट्रीज बनी हुई हैं यूजेस कंज्यूम की, और एक मेरी वारंटी लेजर एंट्रीज बनी हुई है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट सेशन जब आएगा तो उस पर मैं प्रॉपर जीएल एंट्रीज को अमाउंट के साथ उसको आपको रिकंसाइल करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे बना हुआ है। फाइनली ये ऑर्डर मेरा यहाँ पे से पोस्ट हो जाता है। अब मैं एक सेम सिनेरियो यहाँ पे ओके ओके ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक सेम सिनेरियो को अपने डिस्पैच बोर्ड के थ्रू अपने डिस्पैच बोर्ड कैसे वर्क करेगा उसको दिखाता हूँ। तो मैंने डायरेक्टली ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट किया, सर्विस ऑर्डर को क्रिएट कर दिया, और मैं एक बड़ी मशीनरी के नेम पे मैंने रिसोर्स एलोकेट कर रहा हूँ मैं, ओके सर्विस आइटम क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एक ये आइटम फॉर दी दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे इसे यूज किया है। ओके आप इसका ऑर्डर नंबर देखेंगे 33 नंबर है, करेक्ट। अब मैं डिस्पैच बोर्ड की फंक्शनैलिटीज को यहाँ पे जाके देखूंगा। और यहाँ पे आप देखेंगे डिस्पैच बोर्ड, मैंने इस ऑर्डर को 33 नंबर का एक ऑर्डर क्रिएट किया, उसको मैं अब डिस्पैच बोर्ड के थ्रू, जैसे मतलब मैंने कोड क्रिएट किया, कोड से ऑर्डर कन्वर्ट किया, मैंने वैसे डायरेक्टली ऑर्डर, क्योंकि उसको मैं वहां से नहीं ले जाके दिखा रहा हूँ, यहीं से डायरेक्ट ऑर्डर क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। डिस्पैच बोर्ड पे गया, अभी आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ के फिल्टर लगे हुए हैं, जैसे कि मेरा नंबर का फिल्टर लगा के रखा है मैंने अभी, और मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे रिसोर्स का फिल्टर है, ग्रुप का फिल्टर है, आप डेट फिल्टर लगा सकते हो, लोकेशन फिल्टर लगा सकते, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑफ फिल्टर्स हैं, कोड भी दिखेंगे और ऑर्डर्स भी दिखेंगे। अभी मैंने 32 था ना। अच्छा, यहाँ पे बस मैं एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ, ये डिस्पैच बोर्ड की मतलब मेन इसका यूज कहाँ पे है, क्यों है डिस्पैच बोर्ड, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस डिस्पैच बोर्ड। तो जैसे कि आप लोग सीआरएम करते हो तो आपको लीड्स, अपॉर्चुनिटीज, ये वर्ड से काफी फेमिलियर हो, वैसे ही सर्विस मैनेजमेंट के अंदर एक डिस्पैचर वर्ड होता है। डिस्पैचर वो होता है जो कोई भी, जब जैसे हमारे ही आप सॉफ्टवेयर में देख लो, कोई एक टिकट आती है तो जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि उस टिकट को असाइन करने का काम, जैसे L1 होते हैं, उनका काम होता है कि आप असाइन करो, मैक्सिमम सॉल्व होता है तो करो, नहीं तो नेक्स्ट को असाइन कर दो तुरंत। तो सिमिलरली सर्विस में एक डिस्पैचर होता है जो कि बेस्ड ऑन, उसको ये पता होता है ये किस टाइप का प्रॉब्लम है और फिर वो करेक्ट टेक्नीशियन को असाइन करना। तो वो क्या करेगा, वो हर एक, जैसे हमने फर्स्ट में दिखाया था, हमने सर्विस ऑर्डर के थ्रू आपको दिखाया था कि कैसे सारा कुछ हुआ है, कैसे असाइन हुआ है, वो एक एक सर्विस ऑर्डर के थ्रू तो जाएगा नहीं, तो उसके लिए डिस्पैच बोर्ड रहेगा, वो वहां पे उसको सारा स्टेटस दिखेगा, कौन से पेंडिंग है, ताकि वो उसको असाइन करे, और किसका जो कंप्लीट हो गया है वो भी उनको दिख जाएगा, तो वो स्टेटस भी ट्रैक कर पाएगा एंड डिस्पैचर वहां असाइनमेंट भी कर पाएगा, एज वेल एज टेक्नीशियन भी है तो वो इस बोर्ड को यूज करके सारे, उसको मल्टीपल असाइंड है अगर टास्क तो वो मल्टीपल यहाँ पे देख के ट्रैक करेगा। हाँ, ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो मेरा 33 नंबर का मैंने एक
सर्विस ऑर्डर क्रिएट किया था। अब उस पे सेम वैसा ही है। अब आपको यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटीज हैं जो मैं यहाँ पे एक साथ अलग अलग उस पर ब्रीफ करूंगा। पहला तो मेरा रिसोर्स एलोकेशन से, तो अगर आप देखो 100 डॉक्यूमेंट्स करोगे तो सीधा इस सर्विस ऑर्डर के उसमें चल जाएंगे, आप ऑर्डर को जाके देख सकते हो। रिसोर्स एलोकेशन पे जाता हूँ, जैसे मैंने वहाँ पे भी मैनुअली किया था, यहाँ पे भी आप देखोगे नॉन एक्टिव है, रैम है, रिसोर्स का आपने उस रिसोर्स को पिक किया, मैं इसे लिंडा को पिक कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने आज की डेट ली और मैं इसको बता रहा हूँ 6 आवर्स इसको मैंने एलोकेटेड आवर्स कर दिए, करेक्ट। और मैं यहाँ पे एक्शन पे जाता हूँ और सेम वैसा ही जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया, एलोकेट टू ऑल सर्विस आइटम्स, मैंने उसको एलोकेट किया। डू यू वांट टू एलोकेट द रिसोर्स इन नॉन एक्टिव सर्विस ऑर्डर एलोकेशन सर्विस आइटम लाइन विद द रिपेयर स्टेटस ऑफ द फिनिश, तो मैं इसको यस करता हूँ। जैसे मैं करा उसने इसको स्प्लिट करके उस पर क्रॉसपॉन्डिंग एक्टिव कर दिया। अब कोई रीजन ऐसा भी हो सकता है कि मैंने रिसोर्स को एलोकेट कर दिया बट रीजन बीइंग ऐसा है कि वो जो है रिसोर्स उस पर काम नहीं कर पाएगा किसी रीजन से भी, माइट बी सम कुछ भी ड्यू टू बहुत सारे रीजन है, ठीक है। तो आप उसको कैसे अनएलोकेट करोगे, मतलब उसका एलोकेशन कैसे कैंसिल करोगे, तो आप उसको सीधे जाओगे कैंसिल एलोकेशन पे। वैसा ही जैसे आप रीजन कोड डालते हो, मास्टर पूरा एक बना रखा है कि उसका प्रायोरिटी क्या था, लो था, मीडियम था, आपने उसको मीडियम प्रायोरिटीज डिफाइन की। आपके ऊपर है कि वो किस ऑर्डर को किस हिसाब से ऑर्डर पे आपने उसको आपने उसे कैंसिल किया, एलोकेशन उसका कैंसिल किया, आपने रीजन कोड डिफाइन किया और यस किया, और आप देखोगे यहाँ पे वो वापस से रीएलोकेशन के लिए रेडी हो चुका है, करेक्ट। फिर आपको लगता है नहीं आपका ये वो नहीं कर सकता था, तो आपने उसे सेम जाके अपने रिलोकेशन को चेंज कर सकते हो। आपको लगता है कि मैरी इस वर्क को करेंगी, और ठीक है, और आपने डेट डिफाइन किया टुडे, और आपको भी लगता है ये 6 आवर्स में हो सकता है। अब ये नॉन एक्टिव है, इनको आप वापस से एलोकेट कर सकते हो। यहाँ पे एलोकेट टू ऑल सर्विसेज, यस, इसे आपने एलोकेट किया, ये एलोकेट हो गया। अब इस पे दोनों लाइंस पे आप देखोगे मैरी है 3 आवर्स के हिसाब से, क्योंकि अभी यहाँ पे डिफाइन हो गया, स्प्लिट हो गई है लाइंस रीजन्स। ओके, फाइनली आप यहाँ पे वैसा जैसा भी मैंने अभी बताया था कैपेसिटी भी देख सकते हो उनके ऊपर और चेक कर सकते हो। अभी जब मैं इसको ओके यहाँ पे एलोकेट कर देता हूँ और आप देखोगे ये 33 ऑर्डर के अंदर यहाँ पे जाके 100 डॉक्यूमेंट्स पे आप चेक करेंगे और यहाँ देखेंगे आप रिसोर्स एलोकेशंस, यहाँ पे वो रिसोर्स मेरा एलोकेटेड हो गया। अब वो रिसोर्स को पता है कि उसको काम करना है, वो अपने उसको काम स्टार्ट कर देगा, करेक्ट। इस पे एक और फंक्शनलिटी है, इस पे सर्विस टास्क बोर्ड का, जो मैं अभी यहाँ पे दिखाऊंगा। एक प्रिंट का भी है, इस पे बहुत सारे बोर्ड्स हैं जो यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इन रिपोर्ट्स को भी आप चला कर देख सकते हैं। मुकेश, कीप सर्विस टास्क फॉर नेक्स्ट सेशन बिकॉज़ बहुत सारी चीजें हैं एंड आई डोंट वांट टू रश अप, ठीक है? ठीक, ओके ओके, मैं बिफोर दी ओके 33 पे मैं गया और फाइनली मैं एक जो अभी मेरा सर्विस टास्क की जिसकी बात कर रहा था, मैं उस फंक्शनलिटी को एक बार ब्रीफ कर देता हूँ फाइनली, फिर मैं अपने सेशन को ऊपर। तो आप देखोगे अब ये 33 ऑर्डर पे गया मैं, ये मेरा ऑर्डर है, तो डायरेक्ट अच्छा उस रिसोर्स को पता चला उसको ये मेरे को ऑर्डर एलोकेटेड हुआ है, उसने सीधे वैसा ही आइटम वर्कशीट जिससे मैंने अभी सर्विस आइटम वर्कशीट डिफाइन किया था वो यहाँ पे जाता है और अपनी सारी डिटेल्स को फिल करता है कि अच्छा ओके मैं इस पे काम कर रहा हूँ, उसने यहाँ पे डिफाइन किया कि ठीक है। जैसा अभी मैंने वहाँ पे मैनुअली किया था, मैंने बताया भी कि मैं यहाँ पे सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट 2 फंक्शनलिटी दे रखी कि आप या तो ऑर्डर के ऊपर से भी कर सकते हो या तो आप डिस्पैच बोर्ड के ऊपर से भी जाके अपने इस फंक्शनलिटी को रन कर सकते हो। उसने 3 आवर्स यहाँ पे डिफाइन करने थे। अब साथ के साथ उसको जो नोट उसको मिला है कोड के ऊपर, वो अपने उसको रीजन कोड और वो सब बाकी जो यहाँ पे है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे उसको रीजन था जर्नल, उसने डिफाइन किया जर्नल था, सिम्टम्स उसके उसका लेवल सही से वर्क नहीं कर रहा था। अब आप देखोगे यहाँ पे इसका फॉल्ट कोड और सिम्टम्स कोड नहीं दिख रहा है, रीजन बीइंग क्योंकि ये एक मैंने ऑलरेडी रिलेशन बिल्ड किया था जी 1 के साथ 1,
तो ही वो यहाँ पे उनके सारे सिम्टम्स को, ऐसे ही हम जब नेक्स्ट टाइम हमारा कुछ इशू आएगा तो उसके साथ हमने क्या रिजोल्यूशन दिया था वो हम पूरा रिलेशनशिप में इनबिल्ड कर सकते हैं और उसके साथ ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, रिजोल्यूशन कोड भी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, ओके, प्रोडक्ट अपग्रेड किया हमने, और फाइनली वैसा ही जैसे मैंने अभी थोड़ी टाइम पहले आपको एक अलग फंक्शनलिटीज पे दिखाया था इंसर्ट, यहाँ पे मैंने उसको स्टार्टिंग फीस डिफाइन कर दी कि मैंने स्टार्ट किया है उसके ऊपर और ये मेरा चार्जेस है। और यहाँ पे ये जो मैंने अभी रिपेयर स्टेटस के रिलेटेड जो भी है इसे अभी हम देखने वाले हैं। तो हमने अपना ये नेक्स्ट सेशन पे मैं देखूंगा कि रिपेयर स्टेटस में, क्योंकि इसमें बहुत सारे बुलियन फील्ड है, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क हैं, वो मैं उसको नेक्स्ट सेशन पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने इन प्रोसेस पे किया और ऑर्डर को अपने वर्क करने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया, और इसका एक प्रिंट भी आप वैसे देख सकते हो कि आप कहाँ पे हैं और प्रिंट आउट के हिसाब से। फाइनली मेरा जो आज का सेशन था वो यहीं तक था, और सर्विस टास्क तक, और मैं नेक्स्ट सेशन पे जो कवर करने वाला हूँ वो मैं मेरा जो रिपेयर सेटअप है, साथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, लेजर एंट्रीज हैं, और उसके जो मैनेजमेंट के सेटअप्स हैं वो दिखाऊंगा, और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कैसे बनेगा और कैसे उसको सर्विस ऑर्डर में लिंक होगा, और बाकी की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें स्पेसिफिक बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं उनको कवर करूंगा। तो थैंक यू फॉर द joining this session. If any query or questions, so please feel free to ask anything. Thank you. ओके, थैंक्स मुकेश। एंड बहुत सारे वैलिडेशंस है अलग अलग टाइप के, जैसे एक्सप्लेन किया था कि अगर आपका स्किल मैच नहीं कर रहा है, लेट्स से यू आर वर्किंग इन नैव, आपको एक्स का टिकट मिला, तो वहां पे एक अलर्ट आना चाहिए, है ना। आपको टिकट असाइन हो गया एंड 2 घंटे तक आपको पता ही नहीं है कि मेरे लिए ये क्वेरी आया है, तो क्या होगा। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वैलिडेशंस हैं, वो सारे फिर हम आपको नेक्स्ट सेशंस में या थर्ड सेशन में, डेफिनेटली आई बिलीव 2 more सेशंस वुड बी इनएविटेबल, तो वो भी हम इस पे जाएंगे। तो अभी के लिए आप क्वेरीज पूछ सकते हो। यस मीर, यू हैव अ क्वेरी, प्लीज अनम्यूट। या हाय, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इफ आई एम मार्किंग द आइटम एज सर्विस एंड व्हेन आई once you mark this item as service, it might not be a inventory item, correct? So if Yes. I'm going to do a purchase, I may not be able to see the stock. Okay. Yeah. So now what I do is I create a purchase order of, for example, 10 phones or like 10 handsets. Okay. And I am selling a subscription to a customer, and with which I give this handset also free of charge. So probably I may mark as 100% discount. Now it is understood that the item which I'm selling is in a service warranty, and when I'm actually I get a call from the customer stating that it is like new one within a month. I say that this handle is not working fine. So I send my service person to that place and I find I have to replace that item to the customer. Okay. So how will I handle sales part? I understood. How am I to reissue this item? And this item is not also in my inventory because it is a service item as a handled. So how will I actually track in the service order? What will I do in the service order in this point? Okay. मीर, यहाँ पे मुकेश, यू वांट टू आंसर दिस? No, you can please. तो यहाँ पे ना एक सर्विस मॉडल में अभी वो भी हमने कवर नहीं किया, लोनर का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दिस इज वन पार्ट जो कि मीनवाइल व्हेन यू आर वर्किंग दिस ऑन दिस आइटम एंड इट विल टेक सम टाइम, तो आप उसको एज अ रिप्लेसमेंट वो आइटम देते हो, तो उसको बोलते हैं लोनर। वो लोनर का पूरा कंप्लीट यहाँ पे हमारे पास एक मास्टर भी है, वो ट्रांजेक्शंस भी हम करके दिखा सकते हैं। सेकंड, अगर ऐसा ही है कि मैंने गया वहां पे और मैंने ये देखा कि भाई ये तो आइटम में ही इशू है, लाइक इट इज आई हैव टू गिव यू अनदर आइटम, तो उस केस में ना सर्विस मॉड्यूल पे कुछ नहीं रह जाएगा। सर्विस में आप क्या करोगे, जो सेल्स ऑर्डर था डेफिनेटली यू कैन नॉट इनवॉइस, तो आप वहां पे सेल्स ऑर्डर बना है, आप फॉल्ट रीजन जो भी है वो सब डाल दोगे और उसको शिप एंड कंज्यूम कर दोगे। इट मींस भाई बिकॉज दिस इज एन एएमसी, आई कैन नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू, हेंस आई एम शिपिंग एंड इनवॉइसिंग इट, शिपिंग एंड कंज्यूमिंग इट। और फिर तो जो आपको अगर नया ही आइटम देना है तो आपको सेल्स ऑर्डर बना के नॉर्मली ही देना पड़ेगा। सर्विस मॉड्यूल में जो शिपमेंट वर्ड यूज हो रहा है वो शिपमेंट सिर्फ सर्विस लाइन आइटम्स के लिए हो रहा है। इट मींस द कंपोनेंट आइटम्स जो एक्चुअली में कंज्यूम हो रही है, शिप हो रही है, उसके लिए, नॉट द एक्चुअल सर्विस आइटम, क्योंकि सर्विस आइटम तो एक्चुअल में कोई फिजिकल आइटम है ही नहीं।
तो ओके वो फिर आपको नॉर्मल सेल्स ऑर्डर बना के ही आपको हैंडल करना पड़ेगा। लाइक आप वहाँ पे 100% डिस्काउंट दिखा के दो और रीजन लिख दो। ओके समझ गया। ओके that is nice. Okay I understood that part. एंड लोनर वाला हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में परहैप्स। कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसको करें। हाँ And एक और स्मॉल डाउट था, लाइक इफ आई एम गोइंग टू डू selling only service and uska and then we try to put only AMC, can we just create AMCs and use हाँ only the service module? कर सकते हैं आप। कॉन्ट्रैक्ट कर- मैनेजमेंट जो हम लोग कवर करेंगे ना, उसमें वही इनफैक्ट जैसे मैंने बताया था, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के थ्रू ही ऑटोमेटिकली आप ये सब डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में सारा वो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रिकॉर्ड भी आपको दिखेगा कि कितने इनवॉइसेस इसके बेसिस पे क्रिएट हो गए हैं। बिकॉज आई हैव एन एएमसी विथ यू, बट हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं, साल भर कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन एएमसी तो रखना पड़ता है। प्रॉब्लम आए या नहीं आए, 10 प्रॉब्लम आ जाए तो भी मैं चार्ज नहीं करने वाला हूँ, कोई नहीं आया तो भी मैं जो है एएमसी वो डिसाइड हो गया था, पहले पे हो चुका था। तो वो सारा कुछ वहां पे मेंटेन होता है और एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उसमें बहुत सारे मतलब दैट इज अनदर पार्ट ही है। जितना अभी हमने कवर किया है ना, आप समझ लो कि उतना ही और है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो वो भी वी विल कवर। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई रियलाइज्ड, मुझे नहीं पता था क्योंकि टिल नाउ आई हैव वर्कड इन नैव एंड बिजनेस सेंट्रल, बट कस्टमर एंगेजमेंट के अंदर जो फील्ड सर्विस मॉड्यूल है जो मैंने मेंशन किया था वो काफी सिमिलर है इससे। तो ये जो भी चीजें हम देख रहे हैं ना, इनफैक्ट समबडी हु इज अ कंसल्टेंट ऑफ फील्ड सर्विस, they requested me to release the second part, क्योंकि मैंने बहुत पहले like almost 1 year back मैंने सर्विस मॉड्यूल पे अपने चैनल पे डाला था। so at that time got a request, so मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला नहीं, आई एम ए फील्ड सर्विस का कंसल्टेंट। देन आई आस्क्ड क्या फील्ड सर्विस में भी सब कुछ सेम है? इन्होंने बोला इनफैक्ट सेटअप्स भी आपको सेम मिल जाएंगे। तो ये देख के मैं फील्ड सर्विस का जो डायनेमिक 365 फील्ड सर्विस है वो भी मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो दैट इज आल्सो अ गुड पार्ट कि कस्टमर एंगेजमेंट के अंदर एक फील्ड सर्विस मॉड्यूल भी हमारा बाय डिफॉल्ट रेडी हो जाएगा। जैसे अगर हम नैव के अंदर सीआरएम देखते हैं ना, तो बहुत हद तक डायनेमिक 365 सेल्स हमारा कवर हो रहा है, जो कि लास्ट सेशन में क्वेश्चन भी आया था इंटीग्रेशन का। तो दैट भी वो भी मैं कवर कर रहा हूँ एंड विल टेक इट इनटू सब सेशन। ओके, तो ये फील्ड सर्विस मॉड्यूल भी बिजनेस सेंट्रल में है? ये जो सर्विस मैनेजमेंट आप देख रहे हो ना, ये सर्विस में अभी बिजनेस सेंट्रल में क्या है, वो पूरा एक प्रोडक्ट है। इसमें आपको सीआरएम भी मिल जाता है, इसमें आपको फील्ड सर्विस भी है। लेकिन डायनेमिक्स 365 कस्टमर एंगेजमेंट के अंदर जब आप जाओगे, जिसको हम लोग सीआरएम बोलते हैं, तो सीआरएम पहले एक प्रोडक्ट था, अभी सीआरएम हैज बीन डिवाइडेड इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स, है ना। वो डायनेमिक्स 365 फील्ड सर्विस, कस्टमर सर्विस, सेल्स, मार्केटिंग, ये सारे अलग अलग मॉड्यूल हो चुके हैं। तो उसमें से जो फील्ड सर्विस प्रोडक्ट है ना, जो इट इज अ इंडिविजुअल प्रोडक्ट अंडर कस्टमर एंगेजमेंट, वो इससे बिल्कुल मैच खाता है। ओके समझ गया। या ओके मीर, थैंक यू। आई बिलीव पवन हैज अ क्वेश्चन। पवन, अनम्यूट योरसेल्फ। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हेलो। या पवन प्लीज। सर आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। जैसे एग्जांपल लिया था हमने कि हमारे कोई मोबाइल फोन है जिसमें कुछ इश्यूज है, उससे रिलेटेड जो है सो मेरा एक क्वेरी है। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई सैमसंग का फोन यूज करता हूँ और सैमसंग कंपनी जो है सो अपना बिजनेस सेंट्रल का जो है सो सर्विस मॉड्यूल यूज करता है। तो सैमसंग के जो है सो ऑल ओवर इंडिया मल्टीपल सर्विस सेंटर्स खुले हुए हैं, राइट। वहां पे जो है सो सैमसंग कंपनी ने अपना सॉफ्टवेयर दे रखा है कि आपकी जो भी सर्विस इशू आएगी आप इससे जो है सो मेंटेन कीजिएगा और इसमें जो है सो अपडेट कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर सैमसंग का कोई स्मार्टफोन लेके गया यूजर और उसने बताया कि इसमें हैंगिंग इशू है, तो जो उस पार्ट जो वो फोन है स्मार्टफोन, क्या उसमें जो बॉम्ब जैसे हम यूज करते हैं असेंबलिंग के लिए, उसमें जो उसके आइटम्स हैं, क्या वो पर्टिकुलर आइटम्स, और वो तो आइटम्स हो गए जो हमारे नॉर्मल आइटम है और जो सर्विस सेंटर को मिलते हैं कि आप अंडर वारंटी रिप्लेस करें और उसको जो है एज ए सर्विस चार्ज भी करें, ठीक है। अब उसमें कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो आप बिल करते हैं, तो उसमें जो ये आइटम्स हैं वो तो हमारा नॉर्मल आइटम्स हो गया जो सेलेबल आइटम्स। तो उस केस में हमारा सर्विस आइटम क्या होगा? जैसे कस्टमर गया और बोला जो मेरा फोन हैंग हो रहा है, तो उसमें जो हम सर्विस आइटम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? पवन, द सर्विस आइटम जैसे मैंने पहले ही बताया कि मेरा मेन आइटम हो गया तुम्हारा सैमसंग का फोन हो, ठीक है ना। तो मेरा फोन के रिलेटेड
मेरा दूसरा जो आइटम है, क्योंकि वो हैंगिंग का कुछ इशू है, तो वो हमारे सर्विस के लिए मैंने कोई एक आइटम ही बनाया है, उसको कंपोनेंट भी प्रिपेयर कर सकता हूँ और एक आइटम भी क्रिएट कर सकता हूँ सर्विस का डायरेक्टली। ठीक है, तो मैंने मेन आइटम को पिक किया और मेन आइटम के साथ साथ उसका एक सर्विस आइटम क्रिएट कर दिया। लाइक कि ये सैमसंग फोन का इशू है जो हैंगिंग का इशू है, मैंने इस नेम से उसका एक आइटम क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब वो उसी आइटम के बिहाफ पे ही अपने, क्योंकि उसमें कहीं क्वांटिटी मैनेज नहीं होती हमारे सर्विस ऑर्डर पे, तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर से ही हमारा रिसोर्स उसको चेक करना शुरू करता है कि अच्छा ये आइटम है, और इस आइटम के ऊपर फिर जो वो नेसेसरी स्टेप्स होंगे, जैसे लगेगा उसको कि इसमें कोई पार्ट चेंज करना था या कुछ अपग्रेड करना था, तो वो उसके ऊपर मतलब अपने वर्कशीट के ऊपर अपडेट करता है, ना कि मतलब आइटम के ऊपर। तो मेरा जो आइटम होगा, मेन आइटम मेरा होगा सैमसंग फोन, उसके ऊपर वो जो मेरा एसोसिएट आइटम होगा वो मेरा सैमसंग का सैमसंग हैंगिंग करके कुछ भी करके वो एक नया क्रिएट कर सकता है उस कैटेगरी में। मुकेश, मतलब यहाँ जो पे भी काम कर लेना। हाँ, देखिए आपका जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर एक हमारे पास फंक्शनैलिटी है जो अभी हमने नहीं दिखाया इस सेशन में। अभी हमने सिर्फ क्या दिखाया कि सर्विस आइटम बन गई, एक मशीन करके इसने दिखा दिया, वॉशिंग मशीन मेरी सर्विस आइटम बन गई। लेकिन उस वॉशिंग मशीन के जैसे आपने मोबाइल बताया कि उसमें एलसीडी भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, उसमें कैमरा भी हो सकता है, तो मैं ये सारे कंपोनेंट्स डिफाइन कर सकता हूँ। और जिस चीज में प्रॉब्लम है ना, उसको उसके रिलेटेड फिर कैसे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, वो सब अभी हमने दिखाया नहीं है। लेकिन अगर अभी भी आप सर्विस आइटम पे जाओगे तो आपको वहां पे कंपोनेंट डिफाइन करने का, जैसे आप बिल ऑफ मटेरियल देखते हो, असेंबली में भी दिखते हो, असेंबली कंपोनेंट डिफाइन होते हैं, वैसे यहाँ पे भी है। सो दैट ऑल्सो वी विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन, बिकॉज प्लीज राइट इट डाउन कि ये कंपोनेंट का वी नीड टू शो, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये अभी एक्सप्लेन करेंगे ना तो शायद आपको आइडिया नहीं मिलेगा, लेकिन आप नेक्स्ट सेशन फॉलो करो सर्विस का, उसमें अगर आपको इसका आंसर नहीं मिलता ना, देन डेफिनेटली विल गेट बैक। एंड क्योंकि उसमें आपको ये पूरा डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा तो यू विल गेट एन आइडिया। बट वो बॉम्ब वाली फंक्शनैलिटी यहाँ पे है, आइटम कार्ड के ऊपर ही एक्शन में जैसा नॉर्मली रहता है, कंपोनेंट। दैट वी विल राइट, शो। मैं वही जानना चाह रहा था कि एक्चुअली मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक्स मोबाइल है, तो उस एक्स मोबाइल से रिलेटेड जितने पार्ट्स हैं उस सर्विस बॉम्ब में जो हम सर्विस का जो आइटम दिखे, तो हमें उसी आइटम से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं वो दिखे, और जिसमें इश्यूज है वो मैं आइटम कंज्यूम कर पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके पास यहाँ पे है, वो हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे नेक्स्ट में, वो है। ओके सर, ओके सर। अभी अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो ना आपके इन पे, तो आप एक बार जाना, सर्विस आइटम के ऊपर ही आपको एक्शन मिल जाएगा। नहीं, अभी डोंट शो बिकॉज़ वी हैव लेस टाइम, सो डोंट एलोंगेट, बट वी आप देख लो वहां पे है, दैट वी हैव चेक्ड एंड वी विल डेमोन्स्ट्रेट एज वेल। ये काम है। ओके 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 पवन, थैंक यू। आई बिलीव सरबजोत हैज अ क्वेश्चन। yes, अगर जैसे फॉर एग्जांपल इस आइटम सेल किए है ना, और उसका सर्विस है, सर्विस एक्सपायरी हो गया, उसका केस में कैसे, मतलब कुछ वारंटी मतलब जैसे एक्सपायरी हो गया तो वारंटी को एक्सटेंड करने का कुछ है क्या इसमें? हाँ, तो वो है ना जो आप एक्सपायर हो गया, वो जो आप बोल रहे हो, तो दैट इज अ एएमसी, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में पहली बात तो बनेगा। एंड अभी हम यहाँ पे जैसे आपको शिप एंड कंज्यूम, शिप एंड इनवॉइस दिखा रहे थे, तो शिप एंड इनवॉइस का मतलब ये था कि हमारा आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, या फिर एएमसी इज हैज एक्सपायर्ड, तो शिप एंड इनवॉइस करते हैं। बट ये डिसीजन अभी मैनुअल था, राइट? शिप एंड कंज्यूम कर रहे थे अगर एएमसी में, ये डिसीजन मैनुअल था। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के थ्रू ये सारा ट्रांजेक्शन लिंक करेंगे ना, तो वहां पे ये डिसीजन ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, इट मीन जो एएमसी हम आपको कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का मॉड्यूल दिखाएंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट बना है, वहां पे वो डेट जब हम सर्विस ऑर्डर बना रहे हैं इसके बाद की डेट है लास्ट डेट, इट मींस द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड, देन वो शिप एंड कंज्यूम नहीं होगा। तो वो चीज आपको कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में डेमोन्स्ट्रेट हो पाएगा। ओके ओके, थैंक यू। ओके ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे अभी, बट ट्रस्ट मी, सेकंड थर्ड सेशन तक जाते जाते वी विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स कवर्ड। एंड ये ऐसा मॉड्यूल इसमें कि हो सकता है हम एक पूरा सेशन सिर्फ क्वेरीज के लिए भी रखे, इफ यू हैव मोर क्वेरीज। बट डेफिनेटली जैसे अभी एक वो कंपोनेंट वाला आया तो वो मेरे ध्यान में भी नहीं था, तो दैट वी हैव नोटेड डाउन एंड दैट वी विल डेमोन्स्ट्रेट। एंड थोड़ा स्ट्रक्चर कैसे करे, लेयर कैसे करे सेशंस को, वो थोड़ा इन सब मॉड्यूल्स में सोचना पड़ता है। तो इफ वी डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चंस देन वी कैन रैप इट फॉर नाउ। Yeah, I believe no more questions. So thanks a lot, guys, for joining, and I'll be uploading this video today or tomorrow, so you can watch. And thanks a lot. Enjoy the rest of your day. Bye-bye. Thank you, Gulshan. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Gulshan. Thank you. Thanks, Mukesh. Thanks, Shubham. Thank you, Mukesh. Yeah. Thank you. Bye-bye. Thank you.